अध्याय 571 अध्याय 469 मैं चारा बन सकता हूँ। पहला अद्यतन दिन के दौरान लिखी गई सभी चीजें हटा दी गईं। अध्याय 571 अध्याय 469 मैं चारा बन सकता हूँ। पहला अद्यतन दिन के दौरान लिखी गई सभी चीजें हटा दी गईं। एक खाली लिफाफा। विचार करने पर आंद्रे विलो को उस रहस्यमय पत्र का ख्याल आया जो समुद्री डाकुओं को खुफिया जानकारी के साथ भेजा गया था। वो हेंग ने प्रशंसा करते हुए कहा, वेर वास्तव में बुद्धिमान है। बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इस तरह के पत्र का जिक्र पहले भी कई बार किया है, आंद्रे विलो ने फुसफुसाते हुए कहा। इस बारे में किसी और से बात मत करो और इसे किसी के सामने मत उठाओ। वो हेंग ने मेज पर रखी चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। ठीक है, आंद्रे विलो ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गई है। चाहे वह कोई प्रॉप हो या कोई विशेष वस्तु, हवा से पत्र भेजने में सक्षम होना एक बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण प्रभाव था। जिन समुद्री लुटेरों को इस प्रकार के खाली लिफाफे के बारे में पता था, वे लगभग सभी मर चुके थे। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, फिलहाल किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया है और सबसे अच्छा परिणाम यह होगा कि यह धीरे धीरे लुप्त हो जाए। अब इस बात को फैलाने से केवल और अधिक परेशानी ही उत्पन्न होगी। वू हेंग ने चाय की चुस्की ली और अचानक आंद्रे विलो के साथी कल्पित बॉनो के बारे में सोचा। वेर, क्या आपको अपने लोगों को एक पत्र लिखने की जरूरत है? धन्यवाद गुरुजी, इस समय इसकी जरूरत नहीं है। सिस्टर वेन मनशा उनकी अच्छी देखभाल करेंगी। आंद्रे विलो उनके पास आए और उनके गाल पर हल्के से चुंबन किया। अगली बार जब हम वापस जाएंगे तो हम एक रेडियो स्टेशन जरूर शुरू करेंगे। अगर कुछ भी होता है तो संपर्क करना ज्यादा आसान होगा। हम यह सच है। चाहे व्यापार हो या कुछ सैन्य गोदामों पर कब्जा, यह शुरू से ही अलग था। अब उनके पास प्रचुर मात्रा में रेडियो थे। पत्रों को भेजने के इस तरीके की तुलना में लंदन शहर में एक पत्र छोड़ना अधिक सुविधाजनक होगा। जैसे जैसे दोपहर नजदीक आती गई, 11वें दस्ते का नेतृत्व कर रहे वू हेंग ने गश्त शुरू कर दी। अब स्टीवर्ड ने यह नहीं कहा कि उपकार्यकारी को गश्त करनी होगी, लेकिन शिलिगुई बहुत मेहनती लग रहे थे। हर बार जब वू हेंग एसोसिएशन में आते थे तो वे टीम का नेतृत्व करने और बाहर अपना चेहरा दिखाने की कोशिश करते थे, ताकि आप बहुत आलसी न दिखें। लाइट हाउस स्ट्रीट पर कैबिना एक कंकाल के पास से निकलकर मेरे पास आई और बोली, स्टीवर्ड स्लीथर ने मुझे पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ब्लैकस्टोन टाउन की स्थिति और टीम लीडर तथा अन्य लोगों के बारे में बताया है। वू हेंग ने उसकी तरफ एक नजर देखा। ऐसा लगता है कि उसने केवल मुझे ही नहीं लिखा। उसने क्या कहा? वू हेंग ने पूछा। ये को साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं है। उसने कहा कि मैंने यहां आकर सही फैसला किया है। उसने यह भी कहा कि गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड का आइलैंड मास्टर एक लेवल 18 का क्षमादान प्राप्त समुद्री डाकू है और हमें सावधान रहने को कहा। कैबिना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर उसे पता चलता कि तुमने लेवल 18 के आइलैंड मास्टर को मार डाला है तो वह बहुत हैरान होती। क्या तुमने स्लीथर को द्वीप के बारे में बताया? कैबिना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं इंतजार कर रही हूं कि उन्हें खबर मिले और जब वे मुझसे सच्चाई के बारे में पूछें तो मैं आश्चर्यचकित हो जाऊं। एक गवाह के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वू हेंग ने कितनी भयानक ताकत दिखाई थी। उन्होंने तट से घने समुद्री डाकू जहाजों को खदेड़ दिया था और गोल्ड और सिल्वर द्वीप के स्तर 18 द्वीप मास्टर को मार डाला था। ब्लैकस्टोन टाउन में लेवल 18 एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसके पीछे की पहचान चाहे जो भी हो, अब वह वू हेंग के हाथों मर चुका था। कैबिना ने उसे ध्यान से देखा। उसे याद आया कि वह वही थी जिसने वू हेंग को उस समय एसोसिएशन से परिचित कराया था। यदि उसे पता होता कि उसमें इतनी प्रतिभा है तो उसे बचपन में ही अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए था। अब एक महिला सहायक और एक योगिनी उपकार्यकारी के साथ हर दिन हंसी मजाक और बातचीत होती रहती थी। उसके पास प्रतियोगिता में कोई मौका नहीं था। क्या अब भी हम द्वीप पर समुद्री डाकू ढूंढ सकते हैं? वू हेंग ने लापरवाही से फिर पूछा। कैबिना के विचार फिर से उठे। तुमने क्या कहा? क्या द्वीप पर अभी भी समुद्री डाकू या भगोड़े या कुछ और हैं? वू हेंग ने दोहराया। समुद्री डाकुओं को खदेड़ने के लिए एसोसिएशन के प्रयास पहले से ही फैल रहे हैं और द्वीप पर समुद्री डाकुओं को देखना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि वे इस क्षेत्र के प्रति उत्सुक हैं। कैबिना ने धीरे से समझाया। जैसे ही वे शंख के पास से गुजरे, वू हेंग ने मिलिसेंट के कमरे की ओर देखा। अब तो बहुत व्यस्त समय हो गया होगा। उसने न तो मां को देखा और न ही बेटी को। न ही उसने अंदर जाने की योजना बनाई थी। वह बस पब के पास से गुजर गया। गोधूली बेला। वू हेंग ने 11वें दस्ते को अलविदा कहा और अपने स्थान पर लौट आए। घर पर आंद्रे विलो पहले ही लौट आया था और मिनी ने रात का खाना तैयार कर लिया था। तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। मिनी ने कुछ सीपियों का मांस उठाया और वू हेंग के कटोरे में डाल दिया। मालिक, इसे खाइए, यह पुरुषों के लिए अच्छा है। इससे आपको आज रात छोटी लोमड़ी से निपटने में मदद मिलेगी। आंद्रे विलो ने मछली का मांस पकड़े हुए उदासीनता से कहा, यह आप ही होंगे जो फिर से खुद की मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, यह तो बस बुरे लोमड़ी को दंडित करने के बारे में है, मिनी ने जोर दिया। वू हेंग ने खाना जारी रखा और पूछा, हमने पिछले कुछ दिनों में शानिला को क्यों नहीं देखा है? मिनी ने जवाब दिया, मुझे इस बारे में पता है, वह चैंबर ऑफ कॉमर्स के काम में व्यस्त है। मैं दिन में उसे ढूंढने गई थी और उसने मुझे यह बताया। चैंबर ऑफ कॉमर्स है ना? व्यस्त होंगे? वू हेंग ने सिर हिलाया। न तो मिनी और न ही आंद्रे विलो इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसे दंडित किया जाएगा। उन्होंने बस आज्ञाकारी होकर अपना भोजन खाया। रात के खाने के बाद वू हेंग सीधे मैकेनिस्ट के लिए व्यवस्थित कमरे में चले गए। दरवाजा धक्का देकर खोलना। कंकाल यांत्रिकी ड्राफ्टिंग टेबल पर खड़ा था, चित्र और एनोटेशन को फिर से बना रहा था। वू हेंग देखने के लिए वहां गया। पैटर्न और विषय वस्तु में ज्यादा अंतर नहीं था। इसे सिर्फ इस दुनिया की प्रारूपण विधियों के साथ पुनः परिभाषित किया गया था और चित्र में बंदूक की नाल, सहायक उपकरण और अन्य वस्तुओं को भी पुनः बनाया गया। इसमें सामग्री की गुणवत्ता और फोर्जिंग आवश्यकताओं के बारे में भी उल्लेख किया गया था। उनमें से कई मानव कारीगरों और छोटे लोगों के कारीगरों के लिए अलग अलग थे, जिनमें प्रजाति विशिष्ट कौशल शामिल थे। यह उनके मन में चल रहे विकास पथ से अलग प्रतीत हो रहा था। वू हेंग चाहते थे कि मैकेनिस्ट एक यांत्रिक कारखाना डिजाइन करें जो बड़े पैमाने पर उत्पादन असेंबली लाइन पर उत्पादन कर सके। लेकिन कंकाल यांत्रिकी विशेषज्ञ ने इन भागों को विभिन्न प्रजातियों के कारीगरों को आउटसोर्स करने और फिर बाद में उन्हें जोड़ने की योजना बनाई। यह वास्तव में एक समाधान था। अध्याय 572 अध्याय 469 मैं चारा बन सकता हूँ। दूसरा अद्यतन दिन के दौरान लिखी गई सभी चीजें हटा दी गईं। अध्याय 572 अध्याय 469 मैं चारा बन सकता हूँ। दूसरा अद्यतन दिन के दौरान लिखी गई सभी चीजें हटा दी गईं। लेकिन यह भी संभावना है कि कोई व्यक्ति भागों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है और यह पता लगाएगा कि आग्नेयास्त्र कैसे बनाए जाते हैं। इस दुनिया के वर्तमान तकनीकी स्तर के साथ आग्नेयास्त्रों का पूर्ण निर्माण किया जा सकता है, बस इस दिशा में विकास नहीं हुआ है।
अभी तो मशीनिस्ट को डिजाइन तैयार करने दीजिए, बाद में देखेंगे क्या होता है। मैकेनिस्ट के कमरे से बाहर निकलते हुए वू हेंग ने कीमिया कक्ष की ओर बढ़ना जारी रखा। कई स्तर 15 कंकाल कीमिया वॉरलॉक प्रयोग मेज के सामने खड़े होकर प्रयोग कर रहे थे। वे शुद्धिकरण सामग्री या संलयन अमृत थे। वू हेंग ने एक नजर इधर उधर देखा और फिर अपने अध्ययन कक्ष में लौट गया। वापस अध्ययन कक्ष में वू हेंग अपनी मेज के पीछे बैठकर आगे की घटनाओं पर विचार करने लगे। फिलहाल मैकेनिस्ट आधुनिक आग्नेयास्त्रों का पुनर्निर्माण करने में सक्षम प्रतीत होता है। आग्नेयास्त्र शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात तो गोलियों और गोले का उत्पादन है। मेरे पास गोलियों के ब्लूप्रिंट हैं तथा विभिन्न बाहरी चैनलों के माध्यम से शेष आग्नेयास्त्रों और कारतूसों को प्राप्त करना अधिक कठिन नहीं होगा। अब यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि एसोसिएशन चीजों को कैसे संभालती है। वू हेंग ने अपनी उंगलियों को मेज पर थपथपाया। यदि वे मुझे द्वीप स्वामी के रूप में नियुक्त करते हैं तो मेरे पास अपनी जरूरत के हथियार और उपकरण बनाने के लिए कारखाने बनाने हेतु पर्याप्त से अधिक क्षेत्र होगा। यदि एसोसिएशन को अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है और वह मुझे स्टीवर्ड के रूप में सेवा करने के लिए किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर देती है तो यह परेशानी वाली बात होगी। मैं अभी भी एसोसिएशन के समर्थन से मुक्त नहीं हो पाया हूं और क्या शानेला मेरे साथ जाना पसंद करेगी? भविष्य में मुझे कई सामग्रियों की खरीद के लिए उसकी मदद की आवश्यकता होगी। वू हेंग ने मन ही मन सोचा। अचानक उसकी बोध शक्ति ने कुछ महसूस किया। उसके हाथ के एक झटके से उसके शरीर पर एक काला लबादा प्रकट हुआ जो जासूसी जादू को छुपा रहा था तथा उसके पूरे शरीर को ढक लिया और उसने फिर से भ्रम का आवरण पहन लिया। उसने एक महिला का रूप धारण कर लिया। लगभग उसी समय एक अदृश्य स्काउटिंग स्क्रॉल तेजी से कमरे में उड़ आया। वह चारों ओर चक्कर लगाकर कमरे से बाहर चला गया। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा था? एक विचार के साथ वू हेंग ने ग्लेंडा और जियो जियो को बाहर उड़ने के लिए बुलाया। जियो जियो ने उत्सुकता से पूछा, चाचा क्या आप भी घर पर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं? वह उसके भारी लबादे वाले रूप को लेकर काफी उत्सुक थी। वू हेंग ने कहा, किसी ने यहाँ तो ही जादू छोड़ा है। ग्लेंडा पीछे पीछे जाओ और देखो, दूरी बनाए रखो और पकड़े मत जाना। जियाओ जियाओ पहरा दो और अगर कोई खतरा हो तो मुझे तुरंत सूचित करना याद रखना। ठीक है, दोनों भूतों ने एक साथ जवाब दिया। ग्लेंडा ने खिड़की से उसका पीछा किया जबकि जियो जियो छत से होकर आगे बढ़ा और आसपास की रखवाली करने लगा। वू हेंग ने दोनों नौकरानियों को परेशान नहीं किया बल्कि सभी कंकालों को चारों ओर तैनात करने की व्यवस्था की। यदि भूत खतरे के साथ वापस लौटते तो दोनों नौकरानियों को जगाने में देर नहीं होती। कुछ ही समय बाद ग्लेंडा वापस उड़कर आई। वह गंभीरता से बोली, उन्हें ढूंढ लिया। यह कौन है? वू हेंग ने उत्सुकता से पूछा। ग्लेंडा ने कहा, उन्होंने एक लबादा पहना हुआ था और मैं केवल यह अनुमान लगा सकी कि उनका शरीर मजबूत है और वे 18वीं स्तर के पेशेवर हैं। 18वां स्तर? वू हेंग की पलकें फड़क उठीं। क्या अब मैं सचमुच इतना प्रभावशाली हूं? एक 18वीं स्तर का पेशेवर व्यक्ति मेरे स्थान की तलाश में आ रहा है। वे सचमुच मुझे गंभीरता से ले रहे हैं। वे अब कहाँ हैं? वू हेंग ने गंभीर भाव से पूछा। वे चले गए। मैंने उन्हें लाइट हाउस स्ट्रीट की ओर जाते देखा और पकड़े जाने के डर से मैं उनके पीछे नहीं गई। ग्लेंडा दूसरी ओर चली गई। उन्होंने संभवतः मुझे ढूंढे बिना ही चले जाने का निर्णय लिया। वू हेंग ने सिर हिलाया। तुम और जियो जियो इमारत के चारों ओर पहरा दो और अगर कोई खतरा हो तो मुझे बताओ। ठीक है, चिंता मत करो। 18वीं स्तर के पेशेवर हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं। हम उन्हें पास आते हुए देखेंगे, ग्लेंडा ने आश्वस्त किया। हाँ। ग्लेंडा ने आधा चक्कर लगाया और फिर से उड़कर बाहर आई और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए जियो जियो के साथ शामिल हो गई। वू हेंग अपनी मेज पर वापस बैठ गया। वह भौंचक्का होकर दूसरे पक्ष की पहचान पर विचार करने लगा। द्वीप पर 18वें स्तर के पेशेवरों में इमिलो और गैंडाल्फ बूढ़ा जादूगर शामिल हैं। क्या बूढ़ा जादूगर मुझे ढूंढने आ रहा है? यह सही नहीं लगता। हम एसोसिएशन में मिल सकते हैं और स्काउटिंग स्क्रॉल की विधि ऐसी नहीं लगती जिसे कोई जादूगर उपयोग कर सके। तो फिर वह और कौन हो सकता है? वू हेंग के दिमाग में दिन में देखा गया वांटेड पोस्टर घूम गया। एक 18वें स्तर की चुड़ैल, एक दिव्य दंड चर्च संरक्षक। बाहर जो व्यक्ति है वह महिला है ना? ग्लेंडा ने कहा कि बाहर जो व्यक्ति है वह हट्टा कट्टा है। कोई निष्कर्ष नहीं निकला था और उसने ज़ोंबी दुनिया में जाने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि उसके पीछा करने वाले उसे और उसकी दो नौकरानियों को खोज लें। इसलिए उसने बस एक लबादा पहना, एक भ्रमपूर्ण घूंघट ओढ़ा और आराम करने के लिए बिस्तर पर चली गई। भोर बंदरगाह पर एक केबिन में दिव्य दंड चर्च के गंजे मोटी भौहों वाले संरक्षक ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पास इसे खींचने के लिए इतना समय नहीं है। उसके सामने से एक औरत की आवाज गूंजी, तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? क्या आप द्वीप पर पहुंचने के लिए जान भी दे सकते हैं? आज रात अगर हमें अभी भी मौका नहीं मिला तो चलो पहले उसके आसपास की औरतों का अपहरण कर लेते हैं। उसे तब आना ही होगा, गंजे आदमी ने कहा। तब तक तो वह इमिलो को पहले ही बता देगा। कोई मूर्ख ही खुद को मौत के घाट उतारेगा। औरत ने मजाक उड़ाया। फिर हम इन महिलाओं को मार देते हैं और बिशप को स्थिति समझाते हुए यह स्थान छोड़ देते हैं। तुम पागल हो? तुम इतने निर्दयी क्यों हो? उसे मारने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, महिला सदमे में बोली। उसका समुद्री डाकुओं के मामलों में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। उसने गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर कब्जा नहीं किया था और यहाँ तक कि वह खुद को वांछित सूची में भी डाल चुकी थी। अब उन्हें उस उपकार्यकारी से निपटना था। उसे मारने से क्या फायदा होगा? अब उन्हें उसके लोगों को भी मारना था। अगर वे सचमुच ऐसा करते तो सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अगर हम उसे मार न भी पाए तो भी उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। बिशप का भी यही इरादा है, गंजे आदमी ने तौलिए से अपना सिर पोंछते हुए कहा। अगर डर लग रहा है तो कौंच टैवर्न चले जाओ, वहां एक औरत है जो उसकी मुखबिर है। मैं बाकियों से निपट लूंगा। महिला बोलने में झिझकी लेकिन अंततः बोली, जैसी आपकी इच्छा। संगठन वू हेंग मिनी और आंद्रे विलो को एसोसिएशन में लेकर आए थे। उसने उन्हें अध्ययन कक्ष में ही रहने को कहा। वह सीधे स्टीवर्ड के कार्यालय में गया। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और जवाब पाकर वह अंदर चला गया। कमरे के अंदर इमिलो के अलावा सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा जादूगर भी अध्ययन कक्ष में था, जिसके एक हाथ में लकड़ी का डंडा था और दूसरे हाथ से वह चाय की चुस्कियां ले रहा था। स्टीवर्ड डीन वू हेंग ने अभिवादन किया। बूढ़े जादूगर ने सिर हिलाया। इमिलो ने फिर पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वू हेंग ने सोफे पर बैठे बूढ़े जादूगर की तरफ देखा और फिर भी बोला, स्टीवर्ड, कल रात एक लेवल 18 का पेशेवर मेरे घर आया था। उसने अंदर तो नहीं घुसा लेकिन स्काउटिंग स्क्रॉल से बाहर से मेरे घर का जायजा लिया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। इमिलो ने अपना सिर घुमाकर सोफे पर बैठे बूढ़े जादूगर की ओर देखा।
बूढ़े जादूगर की निगाह अभी भी वू हेंग पर टिकी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वह लेवल 18 का पेशेवर था? मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ, वू हेंग ने गंभीरता से कहा। इमिलो ने भी एक प्रश्न पूछा, जब से आपने उसे देखा है, क्या आप जानते हैं कि वह कैसा दिखता था? कोई विशिष्ट विशेषताएं? सबसे पहले जब वू हेंग ने लेवल 18 के पेशेवर का उल्लेख किया तो इमिलो को वू हेंग में उसकी पिछली रुचि को देखते हुए पुराने जादूगर के बारे में संदेह हुआ। लेकिन स्पष्टतः वह ऐसा नहीं था और वह ऐसी अनाड़ी पद्धति का सहारा नहीं लेगा। अब वह और भी अधिक उत्सुक था कि द्वीप पर एक और लेवल 18 पेशेवर क्यों था और वह एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पता लगाने के लिए इतने गुप्त तरीके से द्वीप पर क्यों आया था। वू हेंग ने कहा, मैंने कोई चेहरा नहीं देखा। रात हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने लबादा पहना हुआ था और शरीर से हट्टा कट्टा लग रहा था। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि वह अपनी उपस्थिति बदलने के लिए किसी वस्तु का उपयोग कर रहा था या नहीं। अध्ययन में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इमिलो ने बूढ़े जादूगर की ओर देखा। दीन ज्ञानविटो, ऐसा लगता है कि आपके प्रस्थान का समय विलंबित होगा। ऐसा लग रहा था कि एसोसिएशन के सैनिक जल्द ही वहां से चले जाने की योजना बना रहे थे। बूढ़े जादूगर ने उदासीनता से कहा, हमारे जाने को थोड़ा टालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार हम यहाँ गोल्ड और सिल्वर आइलैंड का साथ देने आए हैं। अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो हम दोनों मिलकर बिना किसी परेशानी के उसे संभाल लेंगे। इमिलो ने कहा, स्तर 18 के पेशेवर को संभालना संभव है, लेकिन द्वीप के निवासियों के बीच हताहतों से बचने के लिए हमें पहले से इसकी व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा हम एसोसिएशन को इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, बेशक कोई भी कार्रवाई दूरस्थ क्षेत्र में ही की जानी चाहिए। पिछले समुद्री डाकू हमले के विपरीत समुद्री डाकू हमला एक मजबूर रक्षा था, कई विचारों को नजरअंदाज किया जा सकता था। अब यह अलग था, विचार करने के लिए बहुत कुछ था। और यदि लेवल 18 के पेशेवर वास्तव में अनियंत्रित हो जाएं और लड़ाई शुरू हो जाए तो उनकी लड़ाकू शक्ति महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से लड़ाकू पेशेवरों की जो बमवर्षकों के बराबर होती है। अन्य लोग आसपास के नागरिकों पर विचार नहीं कर सकते, लेकिन एसोसिएशन को उन्हें ध्यान में रखना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि युद्ध से शहर के निवासियों पर कोई प्रभाव न पड़े, युद्ध का मैदान समुद्र या पास के किसी अविकसित क्षेत्र में बनाना सबसे अच्छा है, इमिलो ने कहा, जो द्वीपों के मानचित्र से परिचित थे और उपयुक्त स्थानों का सुझाव दे रहे थे। बूढ़े जादूगर ने सहमति में सिर हिलाया। इमिलो ने वू हेंग को देखना जारी रखा, क्या आपके पास बाहर युद्ध का मैदान तैयार करने का कोई तरीका है? वू हेंग ने उसकी ओर देखा, वह थोड़ा अवाक था। वह किस तरह का प्रश्न था? क्या यह अनावश्यक नहीं था? लेकिन आखिरकार वह खतरे में था, उसे अपने सामने खड़े इन दो लोगों से मदद की जरूरत थी। निर्णायक लहजे में उन्होंने घोषणा की, मैं उसे बाहर निकालने के लिए चारे का काम कर सकता हूँ। अध्याय 573, अध्याय 470, मुझे डर है कि यह सब खत्म हो गया है। अध्याय 573, अध्याय 470, मुझे डर है कि यह सब खत्म हो गया है। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रही थी और उन्हें बाहर निकालने के लिए उसे ही ऐसा करना होगा। केवल इसी तरीके से उनका पक्ष पहल कर सकता था। यदि वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा पहला कदम उठाने का इंतजार करता तो वह और भी अधिक निष्क्रिय हो जाता। वू हेंग को खुलेआम यह कहते हुए सुनकर कि वह दूसरे पक्ष को बाहर निकाल देगा, बूढ़े जादूगर की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं जब उसने उसे फिर से परखा। हर किसी में लेवल 18 के पेशेवर खिलाड़ी का सामना करने का साहस नहीं था। पहले उसे वू हेंग द्वारा लेवल 18 के द्वीप मास्टर की हत्या की सच्चाई पर संदेह था, लेकिन अब यह काफी संभव लग रहा था। तो हमें प्रतिद्वंद्वी को सबसे अधिक लाभ दिलाने के लिए कहां लुभाना चाहिए? इमिलो ने एक पल सोचा और फिर कहा, समुद्र सबसे अच्छा रहेगा। इस तरह वे हमारी लड़ाई के बाद भाग नहीं पाएंगे। जमीन पर उनके पुनः आवासीय क्षेत्र में घुस जाने की संभावना अभी भी बनी हुई थी। बूढ़े जादूगर ने सहमति में सिर हिलाया, हम समुद्र पर हम वास्तव में कई अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। जब वू हेंग ने उन दोनों की बातचीत सुनी तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने हल्के से खांसते हुए कहा, समुद्र में वह भाग नहीं सकता, लेकिन मैं भी नहीं भाग सकता। यह तथ्य कि दूसरा पक्ष उसका पीछा कर रहा था और हमला करने का अवसर तलाश रहा था, यह दर्शाता है कि इस बात की काफी संभावना थी कि वे निकट युद्ध में शामिल थे। दूसरे पक्ष को जहाज पर लाने का प्रलोभन देना दोनों पक्षों को ग्लेडिएटर बेड़ियों से बांधने जैसा था, कोई भी नाव से बाहर नहीं जा सकता था। बूढ़े जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही प्रतिद्वंद्वी सामने आएगा हम यथाशीघ्र वहां पहुंच जाएंगे। वू हेंग की भौहें तन गईं, वह लेवल 18 का पेशेवर है। जब तक तुम पहुंचोगे मैं खत्म हो चुका होऊंगा। लेवल 18 के पेशेवर खिलाड़ी के खिलाफ यदि वह पूरी लगन से लड़े तो उसे मौका मिल सकता है, लेकिन 2 लेवल 18 व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण यह उनके लिए बहुत जोखिम भरा था। बूढ़े जादूगर ने अपना हाथ घुमाया और एक स्क्रॉल निकाला, अगर यह खतरनाक है तो आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल वर्णन, एक स्क्रॉल जिस पर टेलीपोर्टेशन एरे अंकित है जो आपको लक्ष्य क्षेत्र तक ले जाने के लिए समांतर और रेंज के भीतर किसी अन्य एरे से जुड़ सकता है। टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल समुद्री डाकुओं ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था। इसका प्रभाव अभी भी काफी उल्लेखनीय था। इमिलो ने यह भी कहा, दीन जियानविटो शार्प स्कूल का एक जादूगर है, वह हमें सीधे वहां टेलीपोर्ट कर सकता है। तुम्हारी ताकत से वहां कोई खतरा नहीं होना चाहिए। शापग्रस्त स्कूल जादूगर, वू हेंग ने फिर से बूढ़े जादूगर की ओर देखा। उस आदमी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, वह पूरी तरह से एक पारलौकिक साधु जैसा दिख रहा था। एक क्षण सोचने के बाद वू हेंग ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया तथा निर्णय लिया कि कुछ मिनट तक रुकना या प्रतिद्वंद्वी को कुछ समय के लिए रोकना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो फिर चलिए इस योजना पर आगे बढ़ते हैं। वू हेंग ने स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और सहमति व्यक्त की। एक बार जब वे प्रारंभिक योजना पर सहमत हो गए, बूढ़े जादूगर ने एक क्षण विचार करने के बाद पूछा, उपकार्यकारी वू हेंग, क्या आपको इस व्यक्ति के बारे में कोई आभास नहीं है? कोई नहीं, समुद्री डाकू मामले को छोड़कर मैंने कभी भी स्तर 18 के पेशेवर का सामना नहीं किया है, वू हेंग ने सीधे उत्तर दिया। इमिलो ने विश्लेषण किया, सबसे अधिक संभावना है कि वह दिव्य दंड चर्च से कोई हो, लेकिन वू हेंग द्वारा वर्णित शारीरिक बनावट उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाती। क्या आप वांटेड पोस्टर पर दिखाई गई चुड़ैल की बात कर रहे हैं? बूढ़े जादूगर ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, चुड़ैलों में कई अनोखी क्षमताएं होती हैं, उनके लिए अपना रूप बदलना इतना मुश्किल नहीं है। वू हेंग ने अपना सिर हिलाया, मैं उस चुड़ैल से कभी नहीं मिला, नहीं मुझे उससे कोई बड़ी शिकायत है। बूढ़ा जादूगर और इमिलो दोनों चुप हो गए। वास्तव में उसके पास वू हेंग पर नजर रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। अगर बात बदला लेने की होती तो वह इमिलो को ढूंढ लेती। तीनों कोई ठोस कारण नहीं बता पाए। इमिलो ने तब कहा, समय आने पर पता चल जाएगा कि वह कौन है। वू हेंग, वापस जाओ और तैयारी करो, सब कुछ व्यवस्थित हो जाने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। याद रखना, अभी इस बारे में किसी से बात मत करना। समझ गया, अब मैं वापस चलता हूँ, वू हेंग ने कहा और वह उठकर कमरे से बाहर चला गया।
बूढ़े जादूगर ने चाय का एक और घूंट लिया और टिप्पणी की, आपके उपकार्यकारी में काफी हिम्मत है। इमिलो ने खड़े होकर सहजता से कहा, उसे अपने साथ बैठी 2 नौकरानियों की चिंता है, वरना वह इस बारे में बात ही न करता और खुद ही उस आदमी से निपट लेता। बूढ़े जादूगर ने अविश्वास से भौहें चढ़ाई, तुम उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हो। स्तरों के बीच का अंतर इतनी आसानी से नहीं पाटा जा सकता। इमिलो ने आगे कुछ नहीं बताया और बाहर की ओर चल दिया। बूढ़ा जादूगर अपनी जादुई छड़ी पकड़े हुए उसके पीछे पीछे अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। अध्ययन के अंदर आंद्रे विलो डेस्क पर बैठकर दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रहे थे, जबकि मिनी सोफे के पास एक छोटे उल्लू को खाना खिला रही थी। जैसे ही उसने कुरकुरे को फाड़ा, उसने कहा, तुम बड़े होकर फिलिपा तोते जैसी नहीं दिख सकती। हमें एक आकर्षक पालतू जानवर बनना होगा, समझ रहे हो? छोटे उल्लू ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसे निगल लिया। दरवाजे की आवाज सुनकर मिनी ने अपना सिर घुमाया और वो हैंग को वापस आते देखा। उसने झटके से उसे छोड़ दिया और उसकी बाहों में कूद पड़ी, मास्टर क्या कुछ हुआ है? आंद्रे विलो और छोटे उल्लू ने भी ऊपर देखा। उस सुबह मिनी को अपने साथ लाना स्पष्टतः किसी बात का संकेत था। वो हैंग ने अपनी बाहों में जकड़ी मिनी को गले लगाया और कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे शक था कि द्वीप पर कोई खतरा हो सकता है, इसलिए मैं मिनी को पहले ले आया। अब मैंने स्टीवर्ड से बात कर ली है और वह इसे संभाल लेगा। तो क्या मैं बाद में वापस जा सकती हूँ? मिनी ने सीधे पूछा। अभी थोड़ी देर और रुको, जब प्रबंधक सब कुछ नियंत्रण में कर लेगा तो तुम वापस जा सकते हो, वो हैंग ने जवाब दिया। ठीक है, मिनी ने सहमति जताते हुए सोफे पर वापस बैठ गई और एक घिसी हुई किनारों वाली कॉमिक बुक पलटने लगी। वो हैंग फिर से डेस्क पर बैठ गया और रात की लड़ाई की तैयारी करने लगा। उन्होंने एक एक करके सभी आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद की जांच की। जहां तक कंकालों की बात है तो अब उन्होंने अपने साथ केरीन नामक लेवल 17 स्केलेटन रोनिन और टोल्गा नामक लेवल 17 स्केलेटन बॉक्सर को तैनात कर दिया था। ये वही लोग थे जिन्होंने समुद्री डाकुओं के हमले के दौरान उसे जंगल में भेजने के लिए ग्लेडिएटर शैकल्स का इस्तेमाल किया था। और स्तर 18 के कंकाल पैगंबर, जिसके पास वास्तव में महान लड़ाकू शक्ति नहीं थी, को उसके साथ नहीं लाया गया। गंभीरता से विचार करने पर यदि प्रतिद्वंद्वी सचमुच अकेला हो, उसे एक मौका मिल सकता है। वह दोपहर तक अध्ययन कक्ष में रहा। थप थप, दरवाजे पर कोई खटखटाहट हुई थी। मिनी कार की तरह सोफे से उठी और दरवाजा खोलने चली गई। एक स्टाफ सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा, उपकार्यकारी वो हैंग, प्रबंधक ने आपकी उपस्थिति का अनुरोध किया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, वो हैंग ने सहमति जताई। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे तैयार थे। उन्होंने एसोसिएशन के उपकार्यकारी रक्षा कवच की एक बाहरी परत पहन ली। जाने से पहले उन्होंने दोनों महिलाओं को निर्देश दिया, तुम दोनों आज रात एसोसिएशन के आवास पर रुको और रात के खाने के लिए बहुत दूर मत जाओ। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है गुरुजी, सावधान रहें, आंद्रे विलो ने तुरंत अपनी चिंता व्यक्त की। मिनी ने कहा, मास्टर, हम आपके लौटने का इंतजार करेंगे। हम कोई बात नहीं, यह स्टीवर्ड द्वारा तय किया गया काम है, यह खतरनाक नहीं है। वो हैंग ने दरवाजा खोलकर जाने से पहले मिनी के खरगोश जैसे कान थपथपाते हुए आश्वस्त किया। कोंच टैवर्न में संध्या का समय। अतिथि, आपका भोजन तैयार है। फिलिपा ने एक ट्रे लेकर निजी कमरे के दरवाजे पर 2 बार धीरे से दस्तक दी और घोषणा की। असहाय भले ही वह विरक्त महसूस करती थी, वह अपने कान में मिलिसेंट की आवाज को शायद ही अनदेखा कर पाती। वैसे भी यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, कुछ ही दिनों में वह वो हैंग से उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करने के लिए कहेगी, यहाँ तक कि बाहर गश्त करना भी इससे बेहतर होगा। इसे अंदर लाओ। कमरे के अंदर से एक महिला की आवाज आई। फिलिपा ने तुरंत दरवाजा खोला और निजी कमरे में प्रवेश किया। उस छोटे से निजी कमरे में वहां लंबे भूरे बालों और नाजुक चेहरे वाली एक महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपने धड़ पर चमड़े का कवच और भूरे रंग की चमड़े की पैंट पहन रखी थी। अगली सीट के पास एक काला लबादा भी पड़ा था। हालांकि उसका स्वभाव लाइट हाउस स्ट्रीट पर आमतौर पर देखे जाने वाले भाड़े के सैनिकों से बिल्कुल अलग था। अतिथि, मैं आपके लिए रात का खाना लेकर आई हूँ, यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट है, फिलिपा ने एक अभ्यस्त मुस्कान के साथ कहा। इसे नीचे रख दो, महिला ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, अपने भोजन का आनंद लें, फिलिपा ने कहा, भोजन नीचे रखते हुए और जाने के लिए मुड़ गई। महिला ने आगे पूछा, क्या आप फिलिपा हैं? फिलिपा ने उलझन भरी नजरों से मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे कोई और समझ लिया होगा अतिथि। हम समुद्र में मिले थे। उस समय तो आप कैप्टन भी थे, महिला ने आकर्षक मुस्कान के साथ बातचीत जारी रखते हुए कहा। एक परिचित के बारे में सुनकर फिलिपा ने तुरंत जवाब दिया, एक दोस्त का घर अभी अभी खुला है, मदद के लिए। मैं सोच रही थी, एक कैप्टन यहाँ कैसे आ सकता है? तो आप तो बस मदद कर रहे हैं, महिला ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। क्या तुम भी समुद्र से हो? फिलिपा ने फिर उसकी ओर देखा। मैं समुद्र से नहीं हूँ। ओह, मुझे नहीं लगा। तुम नाविकों जैसे कपड़े नहीं पहनते और तुम्हारा रंग भी बहुत पीला है, फिलिपा बोलती रही। महिला चुपचाप मुस्कुराती रही, बस उसे देखती रही। कोने में धीरे धीरे धुआं उठा, जिससे 2 जहरीले सांप बन गए जो धीरे धीरे फिलिपा के कंधों पर चढ़ गए। वहां खड़े खड़े फिलिपा का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसकी आंखों में भय और चिंता झलक रही थी, लेकिन उसका शरीर अकड़ा हुआ था, केवल उसकी आंखें ही इधर उधर घूम रही थीं। माफ करना छोटी बहन, महिला फुसफुसाई। हिस। धुएं के सांपों ने अपनी जीभें फड़फड़ाकर उसकी गर्दन की ओर एक एक करके काट लिया। प्लान। कमरे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। एक गंजा बलवान आदमी अंदर घुस आया। उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, चलो चलें, वह रवाना हो चुका है, यहाँ कोई शोर मत मचाओ। समुद्री यात्रा आरंभ करना इस समय। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही है? महिला ने संदेह से पूछा। उसने एक भेष धारण किया था, एक प्रकार का सहारा जो उसे एक महिला में बदल देता था, जिसे आसानी से देखा जा सकता था, गंजे आदमी ने कहा जब वह आगे बढ़ा और मेज पर रखे भोजन के कुछ निवाले खाए। वह समुद्र में क्या कर रहा है? उसे क्या करना है, इसकी परवाह किसे है? वह अपने साथ सिर्फ 2 सेवक ले गया था, वे शायद उसके कंकाल होंगे। एक बार समुद्र में पहुंच जाने के बाद उसे कोई नहीं बचा सकता, गंजे आदमी ने उत्साह से कहा। फिलिपा, जो अभी भी स्थिर थी, ने अपना भाव बदलना शुरू कर दिया। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वे वो हैंग को मारने की योजना बना रहे थे। उसके मूर्ख उपकार्यकारी को निश्चित रूप से इस बारे में कुछ नहीं पता था और वह अनजान होकर समुद्र में चला गया था। महिला ने अपना हुड सिर पर खींच लिया, खुद को छुपा लिया और कहा, चलो चलें। अपने हाथ की हल्की सी लहर के साथ कठोर फिलिपा ने अपनी आंखें पीछे घुमा ली और बेहोश हो गई। दोनों ने अपने पीछे दरवाजा बंद करके कमरा छोड़ दिया। नीचे की शराब खाना गुलजार थी। मेहमान शोर मचा रहे थे और बारटेंडर मेहमानबाजी में व्यस्त थे। किसी ने भी उन दोनों को शराब खाने से जाते हुए नहीं देखा। देर रात तक वो हैंग डेक पर खड़ा होकर असीम समुद्र को देख रहा था।
यहाँ तक कि जब हम दूसरों के लिए घात में बैठे होते हैं, वह अपने भीतर के भारी तनाव को दबा नहीं सका। लेवल 18 का पेशेवर खिलाड़ी नायकों के अलावा सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक था। यह कहना स्पष्ट रूप से असंभव होगा कि कोई दबाव नहीं था। उसकी लाश बिल्कुल सही होगी। उसी समय जो तेजी से ऊपर से नीचे आया और तत्काल कहा, वे आ रहे हैं, एक जहाज इस ओर आ रहा है। ग्लेंडा भी पीछे पीछे उड़कर नीचे आई। वो हेंग ने जो की ओर इशारा करते हुए दिशा में देखा। समुद्र अभी भी काला था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो ने कभी भी महत्वपूर्ण क्षणों में चालें नहीं चली, और इसके अलावा ग्लेंडा भी वहीं थी। आत्मिक दृष्टि भौतिक दृष्टि पर निर्भर नहीं थी, अंधकार का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। क्या कोई लेवल 18 पेशेवर है? वो हेंग ने पूछा। वहां जहाज था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं था। क्या लेवल 18 का पेशेवर इसका अनुसरण कर रहा था? यही महत्वपूर्ण मामला था। यदि दूसरा पक्ष इसका पालन नहीं करता तो चीजें और भी पेचीदा हो सकती हैं। अभी तक एक भी नहीं देखा है। जो ने अपना सिर हिलाया। क्या हमें जहाज के अंदर जाकर जांच करनी होगी? ग्लेंडा ने पूछा। स्पिरिट विजन का प्रभाव केवल दृश्य लक्ष्यों पर ही काम करता था। किसी इमारत में छिपे होने या छिपाव का लबादा जैसी कोई चीज पहनने से उनकी उपस्थिति छिप जाती थी, जिससे उन्हें देखा नहीं जा सकता था। वो हेंग ने कहा, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस नजर रखो। ठीक है। जो ने सिर हिलाया और वापस ऊपर उड़ गई। ऊपर से समुद्र पर अपनी नजर रखना जारी रखा। लगभग 20 मिनट बाद एक मध्यम आकार का जहाज दिखाई दिया जो चांदनी से प्रकाशित था। सीधे उनकी ओर बढ़ रहा हूं। वे आ रहे हैं। एक लेवल 18 पेशेवर है, जो ने कहा। निकट आते जहाज के केबिन से एक आकृति उभरी। उसने भी उनके जहाज की ओर देखा। पैरों के एक धक्के से वह तोप के गोले की तरह उछलकर बाहर आ गई। दूरी तय करते हुए वह उनके डेक पर धड़ाम से उतरी। पकड़ लिया, छोटे उपकार्यकारी। अध्याय 574, अध्याय 471, काईशियू। अध्याय 574, अध्याय 471, काईशियू। दोनों 5 मीटर की दूरी पर खड़े थे। वो हेंग ने भी अपने लक्ष्य को ध्यान से देखा। दूसरे पक्ष की तुलना में जो उसके खिलाफ अवसर तलाश रहा था, उसे यह भी नहीं पता था कि दुश्मन कौन है। चीनी चरित्र वाले चेहरे, घनी भौहों, बड़ी आंखों और थोड़ी गहरी त्वचा वाले गंजे ने अपने ऊपरी शरीर को उजागर कर दिया, जिससे उसकी मांसपेशियां चमक रही थीं, जैसे कि उन पर तेल लगाया गया हो, जो प्रकाश में चमक रही थीं। उसके हाथ मुक्केबाजी के दस्तानों से ढके हुए थे और उसकी निगाहें बाघ की तरह भयंकर थीं। एक मुट्ठी मास्टर, और वह भी निहत्थ था। बाल्डी ने एसोसिएशन के शांत उपाध्यक्ष की ओर देखा, जो उसकी जांच कर रहा था, और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि मैंने अचानक आपका जहाज रोक दिया? वो हेंग ने पूछा, आप कौन हैं? एक दिव्य दंड चर्च संरक्षक, काईशियू। दिव्य दंड का चर्च? तो आखिरकार यह उनसे संबंधित था। वो हेंग ने संदेह से पूछा, ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई खास झगड़ा नहीं है, तो फिर मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हम बाल्डी एक बार हंसा और बोला, तुम्हें कारण जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें जीने का मौका दे सकता हूं। कैसा मौका? तुम्हारे पास कुछ हुनर हैं। चर्च ऑफ डिवाइन पनिशमेंट में हमारे साथ जुड़ो और तुम्हें किसी उपकार्यकारी से कम विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। क्या तुम्हें विभिन्न जातियों की महिलाएं पसंद नहीं? तुम्हारे पास पर्याप्त महिला अनुयायी होंगी जो तुम्हारे ध्यान के लिए आभारी होंगी, बाल्डी ने स्पष्ट रूप से कहा। वो हेंग ने गहरी भौहें चढ़ाई, दूसरे आदमी की तरफ देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं खुद को अच्छा इंसान नहीं समझता, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा। दैवीय दंड का चर्च जो भी मानता है या करता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझसे कोई परेशानी मोल लेना चाहते हो तो मैं आसानी से नहीं डरूंगा। बाल्डी की आंखों में एक ठंडी चमक छा गई और हत्या का इरादा जाग उठा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंदाजा लगाओ कि तुम्हें मारने के लिए मुझे कितनी चालें चलेंगी। वो हेंग ने भी व्यंग्य किया, अंदाजा लगाओ कि मैं आज समुद्र में क्यों गया था। तुम इसके लिए पूछ रहे हो? बाल्डी के पैर ने उसे एक बार फिर आगे बढ़ाया, जो सीधे उसकी ओर बढ़ती हुई प्रकाश की एक किरण में बदल गया। क्रैक! अचानक ऊपर बादलों से बिजली की एक चमकीली चमक नीचे गिरी, जिससे रात का आकाश प्रकाशित हो गया। बाल्डी ने अपने आक्रमण के बीच में रुककर बचने की कोशिश की, लेकिन बिजली गिरने से वह मारा गया। जैसे ही उसके पैरों के नीचे के तख्ते टूटकर बिखर गए, उसका शरीर सिकुड़ गया। उसके चारों ओर बिजली की चांदी सी सफेद किरणें तेजी से फैल गईं। उसी समय डेक के केंद्र से एक सणी उठी और इमिलो, एक बूढ़ा जादूगर और 2 उच्च स्तरीय संघ के प्रबंधक इसके भीतर से प्रकट हुए। इमिलो ने अपने सामने बाल्डी की ओर देखा, दिव्य दंड चर्च संरक्षक काईशियू। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, चर्च की चुड़ैल भी आसपास ही होगी, सावधान रहें। जैसे ही उसकी आवाज बढ़ी, इमिलो का शरीर पहले ही बाहर निकल चुका था, लगातार अपनी स्थिति बदल रहा था और मुट्ठी मास्टर बाल्डी पर तलवार से लगातार प्रहार कर रहा था। हम एल्फ्रेस के राजकुमार, जो सबसे अधिक नायक बनने की संभावना रखते हैं, अन्य लोग आपसे डर सकते हैं, लेकिन मैं काइक सिरूप नहीं। बाल्डी गुस्से से चिल्लाया, मुट्ठियां घूंसे की बौछार में बदल गईं। तलवार की ऊर्जा और क्यूई के ब्लेड लगातार डेक पर फट रहे थे, जिससे लकड़ी के टुकड़े हर जगह उड़ रहे थे। पीछे एसोसिएशन के 2 प्रबंधक आगे नहीं बढ़े, बल्कि बूढ़े जादूगर की रक्षा के लिए पास ही खड़े रहे। बूढ़े जादूगर ने अपनी लकड़ी की छड़ी लहराई। हुश हुश हुश! ऊर्जा बाणों की बौछार ट्रैकिंग मिसाइलों की तरह हुई, जो लगातार बाल्डी पर निशाना साध रही थी। इसके बाद तेज हवा और बिजली की चमक के साथ दोनों लड़ाकू विमानों के बीच लगातार हमले होने लगे। जादूगर के हमले का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस समय जो फिर से नीचे उड़ गया। चाचा, उस जहाज पर एक 18वें स्तर का पेशेवर भी है। वो हेंग, जो यह सब देख रहा था और शिकार का दावा करने के लिए तैयार था, दंग रह गया। वह जहाज की ओर देखने के लिए मुड़ा और देखा कि एक काली पोशाक पहने एक व्यक्ति धनुष पर खड़ा है। प्रिंसिपल, यहाँ एक और 18वीं स्तर का पेशेवर है, वो हेंग ने सामने वाले से चिल्लाकर कहा। बूढ़ा जादूगर, जो मंत्र पढ़ने में मग्न था, ने उस ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इसके तुरंत बाद नवोभे 18वें स्तर के पेशेवर ने उछलकर घूमते हुए कोहरे पर सवार होकर सीधे बूढ़े जादूगर की ओर हमला किया। यह दिव्य दंड की चुड़ैल चर्च है। बूढ़े जादूगर ने अपनी लाठी से इशारा किया। बूम! घुमड़ता हुआ कोहरा फट गया। चुड़ैल ने एक और इशारा करते हुए अपना हाथ बढ़ाया और छितरी हुई धुंध घूमते हुए गीदड़ों और तेंदुओं में बदल गई और डेक पर वापस आ गई। बूढ़े जादूगर की रक्षा कर रहे 2 प्रबंधक सबसे आगे खड़े हो गए और अपने हथियारों से जानवरों को भगाने लगे। वो हेंग ने भी अपनी मशीन गन निकाली और काले वस्त्रधारी चुड़ैल पर गोलियां बरसा दी। चुड़ैल ने एक नजर इधर-उधर घुमाई और उसका शरीर एक बार फिर बिखर गया और कहीं दूर जाकर प्रकट हो गया। वो हेंग ने धुएं के बीच अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां धुंध में बिना किसी प्रभाव के गुजर गईं। बूढ़े जादूगर ने अपना मंत्र पूरा किया। उसकी लकड़ी की छड़ी आकाश की ओर इशारा कर रही थी। वुश!
अचानक दिन के समान चमकीला प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ आकाश से नीचे चमकने लगा। धुएं से बने राक्षस वाष्पित होने लगे, मानो उनके शरीर पलक झपकते ही लुप्त हो गए हों। बूढ़े जादूगर की नजर चुड़ैल पर पड़ी। तुम दोनों मेरे साथ मिलकर चुड़ैल से निपटो। वो हेंग, अपने कंकाल को काइक्सियू को मारने भेजो। एक को खत्म कर दो तो दूसरा स्वाभाविक रूप से कोई खतरा नहीं रहेगा। समझा? दोनों प्रबंधकों ने चुड़ैल पर हमला किया, जबकि बूढ़े जादूगर ने भी एक एक करके कोहरे के जानवरों को तितर-बितर करना शुरू कर दिया। वो हेंग की नजर इमिलो से जुड़ी दूर की लड़ाई पर भी पड़ी, जहां तलवार क्यूई और मुट्ठी ऊर्जा एक विध्वंस दल की तरह बिना रुके बारी-बारी से चल रही थी। वो हेंग का शरीर तुरंत 6 टुकड़ों में बंट गया। बैरेट, स्नाइपर राइफलें, सबमशीन गन सभी आगे की ओर निशाना साधे हुए थे। उसी समय रोग किरण मंत्र और कमजोर करने वाली किरण मंत्र को लक्ष्य पर दागा गया, जबकि पूर्व निर्धारित शील्ड ने क्लोनों में एक शील्ड जोड़ दी। उसी क्षण जब किरणें टकराईं, बाल्टी के गले में खुजली होने लगी और इमिलो की तलवार क्यूई से उसके शरीर पर लगे घाव तेजी से सड़ने लगे। लेकिन स्तर 18 के पेशेवर फिस्ट मास्टर, जिनके पास अनंत क्यूई थी, में कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा। बैंग बैंग बैंग, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। इमिलो से उलझे बाल्टी के फटने से उसकी कमर पर कटोरे के आकार का छेद हो गया। बाल्टी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे इतनी गंभीर चोट लगने की उम्मीद नहीं थी। वो हेंग भी आश्चर्यचकित था। बैरेट ने उसे केवल इतना ही नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद गोलियों की बौछार ने उसके शरीर में छेद कर दिया। काइक्सियू का शरीर इस झटके से लड़खड़ा गया। अवसर का लाभ उठाते हुए इमिलो ने अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा दी। तलवार की क्यू शरीर के अंदर हलचल हुई और बाल्टी के चेहरे के छिद्रों से ताजा रक्त की एक बड़ी मात्रा फूट पड़ी। दिलचस्प बात है कि मैं तुम्हारे हाथों गिरूंगा। दैवीय दंड का चर्च तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसने कहा। इमिलो की तलवार ऊपर की ओर उठी। छाती से सिर 2 भागों में विभाजित हो गया। उधर यह दृश्य देखकर चुड़ैल ने बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में छलांग लगा दी। वह धुएं के गुबार में बदल गई और आंखों से ओझल हो गई। अब निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे, बूढ़े जादूगर ने दोनों प्रबंधकों से कहा। किनारे पर खड़े प्रबंधक वापस आ गए। इमिलो को अपनी तलवार म्यान में रखते देख वो हेंग भी जल्दी से शव के पास गया। उसने लाश पर 2 गोलियां चलाईं। लानत है, लगभग अनुभव से वंचित रह गया। जादुई प्रभाव समाप्त होने से उसका शरीर तुरंत पुनः एक हो गया। दुष्प्रभाव खत्म हो गए। वो हेंग भी वहां आ गया। हमें शरीर के साथ क्या करना चाहिए? इमिलो ने कहा, इस काम को पूरा करो, पहले मुख्यालय को रिपोर्ट करो और फिर निर्देश मिलने के बाद इस पर काम करो। ठीक है, वो हेंग ने सिर हिलाया और कंकाल को शरीर को लपेटने का निर्देश दिया। बूढ़ा जादूगर पास आया। 100 सैनिकों का वस्त्र, यह आपके पास कैसे है? मैंने इसे पुण्य के बदले में बदल दिया, यह काफी उपयोगी है, वो हेंग ने कहा जब उसने शरीर को अपने अंतरिक्ष वलय में डाल दिया। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जहाज वापस चलने लगा। जब तक वह बंदरगाह पर पहुंचा, आकाश धीरे धीरे हल्का हो गया था। शव को वापस एसोसिएशन में ले जाया गया। वो हेंग ने 2 नौकरानियों को उठाया और अपने निवास पर लौट आया। अध्याय 575, अध्याय 472 पत्र मिला। अध्याय 575, अध्याय 472 पत्र मिला। ऐसी दुर्दशा में समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि काइक्सियू ने दूसरे पक्ष को कम करके आंका था। उन्होंने बस यही सोचा कि दूसरा पक्ष एक निम्न स्तर का साधारण उपकार्यकारी है। जब तक उसे उचित अवसर मिलता, वह आसानी से दूसरे पक्ष को कुचल सकता था। लेकिन यह पता चला कि द्वीप मास्टर ओक्कम को मारने में सक्षम व्यक्ति इतना सरल नहीं हो सकता। भले ही उनका स्तर ऊंचा न हो, फिर भी उनमें अन्य शक्तियां थीं। पूरी घटना का निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं था। इस उपकार्यकारी ने काइक्सियू की ट्रैकिंग और अवसर की तलाश को देखते हुए इस समुद्री यात्रा की पहले से ही व्यवस्था कर दी थी। यदि उन्होंने द्वीप पर लड़ाई शुरू की होती तो भी वे इतनी शर्मनाक हार नहीं पाते। मुट्ठी मास्टर्स के पास वास्तव में दिमाग के लिए मांसपेशियां होती हैं। औरत ने फिर से गाली दी। आराम करने के लिए एक चट्टान पर बैठते ही उसका चेहरा भी काला पड़ गया। काइक्सियू की मृत्यु उसकी अपनी करतूत थी, लेकिन वापस लौटने के बाद वह इस घटना को कैसे समझाएगी? दोनों ही लड़ाइयों में वह बच निकली, जबकि जिन 18 स्तर के पेशेवरों के साथ वह सहयोग कर रही थी, वे सभी द्वीप पर ही मारे गए। हालांकि वह जानती थी कि क्या हुआ था। दूसरों को इस पर विश्वास दिलाना कठिन होगा। अब यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह क्या कहती है, और उसे अगली बार गोल्ड और सिल्वर द्वीप भेजे जाने से भी बचना था। यह सोचते हुए वह अभी भी सोने और चांदी द्वीप की दिशा में नजर गड़ाए हुए थी। यह छोटा द्वीप स्तर 18 के लिए शापित होना चाहिए। वहां ऊपर जाने वाला हर व्यक्ति मर गया और वह स्वयं भी वहां लगभग मर गई थी। वह कुछ देर तक चट्टान पर आराम करती रही। दूर से एक मालवाहक जहाज की रूपरेखा धीरे धीरे उभरती हुई दिखाई दी। महिला की आंखें चमक उठीं और उसने धीरे से सांस छोड़ी जैसे ही उसके सामने धूसर धुंध से बनी एक शार्क प्रकट हुई। उसे लेकर वह तेजी से मालवाहक जहाज की दिशा में पहुंच गया। लुंडहैम सिटी, नगर के राजा का आलीशान ढंग से सजाया गया शयन कक्ष। सोई हुई वेन मनशा अपने सपनों से जाग उठी, अपने लाल बालों को समेटा और बिस्तर पर बैठ गई। अभी अभी बैठी ही थी कि उसकी परिधीय दृष्टि तकिए के पास रखे एक लिफाफे पर पड़ी। उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसने सावधानी से कमरे को देखा। यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई दुश्मन नहीं है और कोई खतरा नहीं है, उसने भौहें चढ़ाई और पत्र की ओर हाथ बढ़ाया। उसने उसे देखा और सुनिश्चित किया कि यह एक साधारण पत्र है। वेन मनशा ने सोचते हुए भौहें चढ़ाई। उसे याद नहीं आया कि उसने अपने बिस्तर के पास ऐसा कोई बंद पत्र छोड़ा था, और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यहां पत्र पहुंचाने का मतलब था कि उनके पास उस समय उसे मारने की क्षमता थी। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद उसने फिर भी लिफाफा खोलने और पत्र को बाहर निकालने का निर्णय लिया। जब पत्र खोला गया तो उसकी चमकदार लाल लिखावट कुछ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। प्रिय भाभी, मुझे अपनी सबसे प्यारी और खूबसूरत नौकरानी का पत्र पाकर बहुत खुशी हुई। हमारी आखिरी मुलाकात को कई महीने हो गए हैं और मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। बाहर की दुनिया विशाल और रंगीन है, फिर भी वह गर्मजोशी और खुशी नहीं दे पाती जो मुझे तब महसूस होती थी जब तुम आसपास होते थे। जब मैं यह सोचता हूं कि हम कैसे मिले तो एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करना एक सपने जैसा लगता है। आज भी मुझे वह छोटी जंगली बिल्ली याद है जो पीटने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, और गली में हमारी वह भावुक मुलाकातें भी। हम उस समय सचमुच बहुत पागल थे। मैं यहाँ ठीक हूँ और लगातार अपने आप में सुधार कर रहा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि येको राज्य में राजनीतिक स्थिति काफी तनावपूर्ण है। क्योंकि आप उसके करीब हैं, इसलिए आपको तैयार रहना होगा। अगर कोई खतरा आए या कोई संघर्ष हो तो शहर छोड़कर एसोसिएशन से सुरक्षा मांग लीजिए। मैं आपको लेने आऊंगा और आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है।
जहां तक कर राजस्व का सवाल है, इसका उपयोग विकास योजना के लिए करें, मेरे लिए कुछ भी न बचाएं, आप इसे अपनी इच्छानुसार प्रबंधित कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपसे मिलने वापस आऊंगा। मेरे पास यहाँ समुद्री भोजन है और सुंदर नाजुक सामान है जिसे मैं आपके लिए वापस लाऊंगा। आपका प्यारा स्वामी। पढ़ते ही वेन मनशा के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। पत्र में किसी के हस्ताक्षर नहीं थे तथा न ही किसी नाम या उपाधि का उल्लेख था, लेकिन पत्र की विषय वस्तु से वह जानती थी कि यह पत्र किसकी ओर से था। संभवतः यह पहली बार था कि पत्र भेजने की इस पद्धति का प्रयोग किया गया था। यह अनिश्चित था कि यह सफल होगी या नहीं, इसलिए कोई नाम या उपाधि नहीं लिखी गई थी। बस करो, तुमने मुझे उस समय भाभी नहीं कहा था। और उस छोटी जंगली बिल्ली को पीटने के लिए इतना गुस्सा करते देख वेन मनशा का चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर गर्म होने लगा। उसके मन में बिल्ली के बच्चे का बहुत तंग अधोवस्त्र पहने जमीन पर दुबक कर बैठे रहने और म्याऊं म्याऊं करने की यादें ताजा हो गईं। उसे छेड़ा गया, उसे बुरी तरह से बिस्तर पर पटका गया और एक दूसरे के साथ उलझाया गया। उस समय मास्टर को वह पोशाक बहुत पसंद थी। जहां तक गली में अंतरंगता की बात है, उस समय जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग गर्म था, उन्होंने गलियों, शराब खानों और ऐसी ही जगहों पर इसका प्रयास किया था। सच में तुम मुझे और भी ज्यादा याद कर रही हो, वेन मनशा ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है। जब वह पत्र को दूसरी बार पढ़ने वाली थी, पत्र पर लिखावट धीरे धीरे गायब हो गई। वेन मनशा की आंखें चौड़ी हो गईं और कुछ देर तक टटोलने के बाद भी वह लेखन के गायब होने का कारण नहीं जान सकी। वह उसे केवल बिस्तर के पास वाली दराज में रख सकती थी। उसने बिस्तर के पास लटकी रस्सी खींची और बाहर से पीतल की घंटी बजने की आवाज आई। डोंग डोंग डोंग। मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? वेन मनशा ने कहा। अंदर आओ और मुझे नहाने में मदद करो। दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे, भूरे बाल सिर के पीछे बंधे हुए थे, चेहरा कठोर था और उसने काले फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। वह जल्दी से बिस्तर के पास गई, वेन मनशा को बिस्तर से उठाया और उसे शौचालय की ओर ले गई। नाश्ते के मेनू में क्या है? वेन मनशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ताजा दूध, ब्रेड और बीफ रोल। मैडम, क्या आप कुछ और भी जोड़ना चाहेंगी? बटलर ने धीरे से पूछा। नाश्ते के लिए कुछ भी चुन लो। ठीक है, हाउसकीपर ने सिर हिलाया और वेन मनशा की ओर देखा। मैडम, आज आप अच्छे मूड में लग रही हैं। वेन मनशा चौंकी, फिर अपने उभरे हुए पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ, बुरा नहीं है। मैं आज दोपहर हवेली के नौकरों को आधे दिन की छुट्टी दे रही हूँ ताकि वे घर जाकर अपने परिवार से मिल सकें। मैं सभी की ओर से मैडम को धन्यवाद देता हूँ, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। साधारण स्नान के बाद वेन मनशा भोजन कक्ष की ओर बढ़े। क्या आपके पति अभी भी नगर स्वामी के भवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? हाउसकीपर का चेहरा गंभीर हो गया। वह अभी भी पूछताछ कर रहा है और मैंने मैडम के निर्देशानुसार उसे जवाब दे दिया है। हम अभी इसे ऐसे ही संभालो, कोई जल्दी नहीं है। मैं मैडम के आदेश का पालन करूंगा। ब्लैकस्टोन टाउन, स्टीवर्ड का निवास। खिड़की के बाहर पक्षियों के गीत सुनकर स्लीथर जाग गया। उसने नजर घुमाकर देखा तो उसकी भतीजी बिस्तर के हेडबोर्ड पर टिकी हुई कुछ देख रही थी। तुम सुबह सुबह ये सब देख रहे हो? वो हैंग डिप्टी स्टीवर्ड बन गया है और तुम अभी भी सिर्फ एक स्क्वाड लीडर हो। तुम्हें जरा भी चिंता क्यों नहीं हो रही? स्लीथर धीरे से उपदेश देते हुए उठ बैठा। इस बार यूली ने पलटकर बात नहीं की, बल्कि पत्र पकड़े हुए ही अपना सिर घुमाकर अपनी चाची की ओर देखा। स्लीथर ने अपना चेहरा छुआ। क्या हुआ? तुम क्या देख रही हो? यूली ने संदेह से पूछा। चाची, क्या यह संभव है कि आपके पास कोई आदमी है? स्लीथर का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सपना देख रहे हो? लो, यह खत तुम्हारे लिए है। इसकी विषय वस्तु बहुत भावुक है और इसमें लिखा है कि वह थोड़ी देर बाद तुमसे मिलने आएगा। यूली ने खत थमा दिया। स्लीथर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा घबरा गया। उसने पत्र छीन लिया और उसकी विषय वस्तु को देखा। खाली। स्लीथर की आंखें सिकुड़ गईं। सामग्री कहाँ है? वो नरम चीज। यूली ने पत्र वापस ले लिया और उसकी आंखें भी चौड़ी हो गईं। यह वह नहीं था जो मैं कहना चाहती थी। चाची, अगर मैं आपसे कहूं कि शब्द अपने आप गायब हो गए तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? तुम पिटाई की मांग कर रहे हो, है ना? ऐसी चीजों के बारे में मजाक करने की हिम्मत कर रहे हो। यूली तुरंत बिस्तर से कूद गई और चिल्लाते हुए दौड़ी। अभी सचमुच कुछ हुआ था चाची, सच में लिफाफा अभी भी बिस्तर के पास ही है। स्लीथर ने एक न सुनी, पास में पड़ी एक छड़ी उठाई और तुरंत लिफाफा और पत्र उठा लिया। फिर वह उसके पीछे भागी। खाने की मेज पर यूली ने अपनी नन्ही सी गांड रगड़ते हुए कहा, चाची, मैं तो पहले से ही टीम लीडर हूं, आप मुझे क्यों मारती रहती हैं? और मैं सच में झूठ नहीं बोल रही थी, एक चिट्ठी थी। स्लीथर ने उसे फिर डंडे से मारा। हम कल रात साथ सोए थे, रात में बेडरूम में चिट्ठी किसने भेजी होगी? ज्यादा कॉमिक्स पढ़ने से तुम्हें भ्रम हो रहा है, अब तुम्हारे लिए कोई कॉमिक्स नहीं। इसका कॉमिक्स से क्या संबंध है? स्लीथर ने उसकी ओर देखा। क्या तुम किसी के बारे में सोच रही हो? एक अलिखित पत्र को प्रेम पत्र के रूप में कल्पना कर रही हो? यूली ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। मैं ही समुद्री डाकू राजा बनूंगा, मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? अब और पढ़ना नहीं, अगर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। यूली ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना खाना खाया। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या गलत हो गया होगा। जो पत्र उसने देखा था वह अब शब्दों के बिना कैसे हो सकता है? गोल्ड और सिल्वर आइलैंड एसोसिएशन। वो हैंग पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर मुर्दाघर की ओर चला गया। अभी भी सुबह का समय था और 2 शव परीक्षकों ने दिन के काम की तैयारी शुरू कर दी थी। डिप्टी स्टीवर्ड दोनों ने सलामी दी। हम यहाँ एक लाश है, पहचान की पुष्टि करो और फिर सारे अंग इकट्ठा कर लो, मैं बाद में उन्हें लेने आऊंगा। वो हैंग ने लाश और अंगदान का जार निकालते हुए कहा। गंजे मुट्ठी मास्टर की लाश काफी दयनीय दृश्य थी। इमिलो ने तलवार से छाती से ऊपर की ओर काट दिया था, जिससे ऊपरी शरीर 2 हिस्सों में बंट गया था, जिससे अंग आदि बाहर बिखर गए थे। निकाय का अंतिम निपटान अभी भी एसोसिएशन की व्यवस्था पर निर्भर था। आखिरकार इमिलो ही हत्यारा था और यह अभी तक स्पष्ट नहीं था कि शव पर वुहेंग का दावा हो सकता है या नहीं। लेकिन 18 स्तरीय पेशेवर के अंग उपयोगी हो सकते हैं, वुहेंग ने सोचा, और चूंकि उसके पास एक अंग जार भी था, इसलिए उसने उन्हें अभी के लिए संग्रहित करने का निर्णय लिया। शव परीक्षणकर्ताओं ने शव को एक धातु के बिस्तर पर उठा लिया। कोरोनर ने अनायास ही पूछा, डिप्टी स्टीवर्ड, क्या हम आपके लिए शव सुरक्षित रख लें? इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना। स्टीवर्ड ने इसे मार डाला, हम बाद में चर्चा करेंगे कि इसके साथ क्या करना है, वुहेंग ने कहा। ठीक है। कोरोनर्स ने शव का परीक्षण शुरू कर दिया, जबकि वुहेंग बाहर निकलकर ऊपर चले गए। वह अपने कार्यालय सह अध्ययन कक्ष में लौट आए। आंद्रे विलो और मिनी अध्ययन कक्ष में बैठकर बातें कर रहे थे।
कल रात चूंकि स्थिति अभी भी अनिश्चित थी, वे एसोसिएशन के छात्रावास में रुके थे और आज सीधे एसोसिएशन में आ गए। वू हेंग को वापस आते देख दोनों महिलाओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। वे दोनों एक एक करके उसके पास गए और उसके शरीर पर किसी चोट की जांच की। वू हेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, एक खरोंच भी नहीं आई। आंद्रे विलो ने अपनी बाहें उसकी कमर में लपेट लीं और पूछा, मास्टर क्या सब कुछ ठीक हो गया? यह तय हो गया, स्टीवर्ड ने लक्ष्य को मार डाला। स्टीवर्ड ने कार्रवाई की। तब प्रतिद्वंद्वी काफी मजबूत रहा होगा, आंद्रे विलो ने कहा। वू हेंग ने रुककर कहा, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो यह सच है। मिनी ने वू हेंग के लिए एक कप चाय बनाई और पूछा, मास्टर हम घर कब जा रहे हैं? हम आज रात। चलो बाहर अच्छा खाना खाते हैं और फिर घर चलते हैं, वू हेंग ने अपनी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठते हुए कहा। चलो लाइट हाउस डिस्ट्रिक्ट में उस जगह चलते हैं, वहां की कीमियागिरी वाली पाकला बहुत स्वादिष्ट है, मिनी ने सुझाव दिया। ठीक है। तीनों ने संक्षिप्त बातचीत की। वहां एक जोरदार आवाज हुई। कमरे का दरवाजा जोर से खुला हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है कि उसे जोर से लात मारकर खोला गया था। तभी फिलिपा हाथ में एक वांटेड पोस्टर पकड़े हुए दौड़ती हुई अंदर आई। वांछित पोस्टर पर एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए, यह उसने कल मुझे मारने की कोशिश की, एक गंजे आदमी के साथ तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। अध्याय 576, अध्याय 473, बुलेट फैक्ट्री, अध्याय 576, अध्याय 473, बुलेट फैक्ट्री। फिलिपा जोर जोर से हाँफ रही थी, अपनी बात कहने में संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसके शब्द अभी भी कुछ उलझे हुए थे। वू हेंग ने कहा, जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो। फिलिपा ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। मिनी, मेरे लिए एक गिलास पानी पिलाओ। खुद ही डालो, मिनी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वू हेंग के हाथ की एक लहर से केतली ऊपर आ गई और फिलिपा के सामने एक गिलास पानी उंडेल दिया। फिलिपा ने उस पर फूंक मारी, उसे बहुत गर्म नहीं पाया और एक ही बार में उसे पी गई और बोली, कल रात यह महिला शराब खाने में गई थी, वह मुझे मारना चाहती थी। तभी एक और गंजा दौड़ा आया और कहने लगा कि तुम समुद्र में गए थे और वह बाहर जाकर तुम्हें मारना चाहता था। वू हेंग ने अपनी भौहें उठाई, उसके बगल में खड़ी दो महिलाएं भी आश्चर्य से देखने लगीं। तो क्या उन्हें कोच टैवर्न तक का रास्ता भी मिल गया था और वे फिलिपा को भी मारना चाहते थे? तो फिर क्या? वू हेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। फिलिपा ने आगे कहा, फिर मैं बेहोश हो गई और आज जैसे ही मेरी आंख खुली मैं तुम्हें ढूंढने दौड़ी। वू हेंग ने सुना, फिर भी वह अंदर से काफी आश्चर्यचकित था। फिलिपा ने जिस समय का उल्लेख किया वह उस समय से बहुत अलग नहीं था जब वह समुद्र में गया था। इसका मतलब यह था कि चुड़ैल की मूल योजना फिलिपा को मारने की थी, लेकिन क्योंकि वह समुद्र में था इसलिए उसे अपनी योजना अस्थायी रूप से बदलनी पड़ी। लेकिन चूंकि वह उसे वैसे भी मारने जा रही थी, फिलिपा को उस समय मारना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए था। तो तुम अब तक बेहोश थे? मिनी ने पूछा। फिलिपा ने जवाब दिया, मैं बेहोश हो गई थी, इससे मेरी माँ बहुत डर गई थी, लेकिन मैं आज सुबह उठी और तुम्हें ढूंढने आई। मुझे इस घटना के बारे में पता है। हमने कल उस गंजे को मार डाला था और वो औरत भाग गई, लेकिन वो टापू पर वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी, इसलिए चिंता मत करो, वू हेंग ने कहा। फिलिपा अपनी चोटियों से खेलती हुई बोली, मुझे डर नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी जादूगरनी की चिंता है। मैंने समुद्र में तरह तरह की चीजें देखी हैं। वू हेंग ने पूछा, तो आप अक्सर लेवल 18 के पेशेवरों को समुद्र में देखते हैं? फिलिपा चौंकी, फिर उसे एहसास हुआ, अरे वे दोनों लेवल 18 थे। आप क्या सोचते हैं, प्रबंधक ने कार्रवाई क्यों की? छी। वू हेंग खड़ा हुआ और बोला, चलो हम तुम्हारे सराय की जांच करेंगे। ओह ठीक है। दोनों ने एसोसिएशन छोड़ दी, एक गाड़ी बुलाई और कोच टैवर्न की ओर चल पड़े। मधुशाला के निजी कमरे के अंदर मिलिसेंट ने कुछ अजीब तरीके से कहा, मेरे प्रभु, मैं आपके लिए फिर से परेशानी खड़ी कर रही हूँ। मैं उसे रिपोर्ट करने गई थी, क्या परेशानी है? फिलिपा ने बगल से कहा। वू हेंग ने आगे कहा, यह सब ठीक है, उनमें से एक मारा गया है और दूसरा भाग गया है, वे निश्चित रूप से द्वीप पर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो फिर तो अच्छी बात है, मिलिसेंट ने राहत की सांस ली। वू हेंग ने शांत निजी कमरे की ओर देखा और पूछा, क्या उस महिला ने कुछ पीछे छोड़ा है? मुझे जांचने दो। फिलिपा ने कमरे में चारों ओर देखा। उसने लकड़ी की कुर्सी के नीचे से एक तांबे का बटन निकाला, क्या यह गिनती में आएगा? इसे उस औरत को छोड़ देना चाहिए। हाँ, यह मायने रखता है। वू हेंग ने इसे अपने स्पेस रिंग में डाला, फिर मिलिसेंट से कहा, सामान्य काम शुरू करो। अपना कुछ काम उचित रूप से बांट दो, कोई भी मालिक हर दिन व्यस्त नहीं रहता। जैसा आप कहें मेरे प्रभु, मिलिसेंट ने सिर हिलाया। वू हेंग शराब खाने से बाहर निकला, गाड़ी पर चढ़ गया और फिलिपा भी गाड़ी में चढ़ गई। गाड़ी उनके निवास की ओर चल पड़ी। फिलिपा स्नेहपूर्वक वू हेंग की गोद में बैठ गई और बोली, वू हेंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वू हेंग ने अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर चलाया, उसके चिकने पेट को सहलाया, फिर उसकी छाती को पकड़ा और कहा, चलो मेरे लिए कुछ काम ढूंढो, मेरी माँ हमेशा मुझसे प्लेटेड होने को कहती है। फिलिपा ने अपने शरीर पर से चमड़े का कवच ढीला किया और आगे बोली, कल जब वह औरत मुझे मारना चाहती थी तो मुझे ज्यादा डर भी नहीं लगा था, लेकिन जब उसने प्लेटेड होने के बजाय पूछा कि मैं कैप्टन क्यों नहीं हूं, तो मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? बाहर तो मेरी थोड़ी बहुत शक्ल है, लेकिन प्लेटेड होना, ये सब क्या है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए कुछ इंतजाम करो, बस मुझे दुकान से दूर रखो। फिलिपा ने अपना शरीर मरोड़ दिया। वू हेंग ने एक पल के लिए सोचा, तो मैं कल पूछूंगा कि क्या आप एसोसिएशन में मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एसोसिएशन में काफी लोगों को जानता हूं। अपने निवास पर लौटने पर वू हेंग ने उसे लिविंग रूम में इंतजार करने को कहा, जबकि वह ऊपर कंकाल पैगंबर के कमरे में प्रवेश कर गया। कंकाल पैगंबर एक लंबे वस्त्र पहने एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। जरा देखो, क्या तुम इससे कुछ पता लगा सकते हो? वू हेंग ने तांबे का बटन निकाला। कंकाल पैगंबर ने इसे ले लिया। एक कंकाल की हथेली बटन पर मंडरा रही थी, जबकि दूसरे हाथ ने वू हेंग की बांह पकड़ ली थी। अगले ही पल उसके मन में खंडित दृश्य उभरने लगे। एक पुरानी कपड़े की दुकान के अंदर एक बेहद खूबसूरत महिला दुकान में दाखिल हुई। दुकानदार, यह लबादा कितने का है? आपका स्वाद अच्छा है, आप उत्तम सामग्री से बने हैं, 70% तांबे से। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। महिला ने पैसे नीचे फेंक दिए, लबादा उठाया, उसे अपने सिर पर रखा और सिर हिलाते हुए बाहर चली गई। एक भव्य रूप से सजाए गए लाउंज में महिला ने अपना सूखा हुआ सिर पकड़ा हुआ था। मुखिया ने गुस्से से कहा, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि कोई दूसरा संप्रदाय संरक्षक पास में न आ जाए, फिर उस लड़के को मार दो इससे पहले कि संघ कोई नया संरक्षक नियुक्त कर दे। उपकार्यकारी, क्या यह अनावश्यक नहीं है? मेरी बात मानो। एक मंद रोशनी वाले केबिन में खुफिया जानकारी लाने वाले भाड़े के सैनिक ने एसोसिएशन की ओर से स्थिति की जानकारी दी।
धूसर कोहरा एक जहरीले सांप में बदल गया और भाड़े के सैनिक को मार डाला। हम द्वीप पर कोई कदम नहीं रख सकते। इमिलो और जियानविटो हमारे निशान छोड़ने के लिए काफी हैं। फिर हम उसके द्वीप छोड़ने तक इंतजार करते हैं। एक के बाद एक दृश्य समाप्त हो गए। वू हेंग को भी तुरंत स्पष्टता प्राप्त हो गई। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कंकाल इस तरह से दृश्य प्रदर्शित कर सकता है। यह भूत के साथ साझा किए गए प्रथम व्यक्ति परिप्रेक्ष्य से पूरी तरह से अलग था। यह एक शून्य की तरह था जो किसी और के दृष्टिकोण से हर चीज को देख रहा था। लेकिन उन्होंने पूरी स्थिति को काफी हद तक समझ लिया था। चर्च ऑफ डिवाइन पनिशमेंट का व्यक्ति एसोसिएशन से बदला लेने के लिए वापस नहीं आया था, बल्कि बात करने वाले प्रमुख ने महिला और बाल्डी को उसे मारने का आदेश दिया था। यह वास्तव में मुझे निशाना बनाकर किया गया है। वू हेंग ने पूछना जारी रखा, क्या आप देख सकते हैं कि वह अब कहाँ है? कंकाल पैगंबर ने एक बार फिर वू हेंग की बाह पकड़ ली। एक क्षण के लिए उसका सिर घूम गया। उसकी दृष्टि में एक मालवाहक जहाज धीरे धीरे दूर जा रहा था, जिसके डेक पर एक महिला खड़ी थी और दूर तक देख रही थी। अगले ही पल महिला ने अचानक अपना सिर उठाया और हवा में देखा, मानो वू हेंग से आंखें मिला रही हो। दर्शन समाप्त हो गया। वू हेंग ने तांबे का बकल फिर से रख दिया। वह नीचे गया, जहां फिलिपा ने शटलकॉक को वापस खींच लिया, जिसे वह किक मार रही थी। यह कैसा रहा? वह औरत चली गई। मुझ पर एक एहसान करो, बंदरगाह पर जाकर देखो कि मालवाहक जहाज सरदारी आगे कहा जा रहा है। जरूर फिलिपा ने सिर हिलाया और तुरंत वहां से चली गई। वू हेंग ने फिर कुछ कमरों की जांच की जहां कंकाल रह रहे थे। उन्होंने पुष्टि की कि कुछ भी नहीं बदला है। कुछ ही देर में फिलिपा गाड़ी से वापस लौट आया। यह गाड़ी येको राज्य के नेटाली शहर जा रही है। समझ गया। फिलिपा ने उसके पास आते हुए छेड़खानी से मुस्कुराते हुए कहा, आज रात क्या मैं तुम्हारा साथ दूं? वू हेंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा, आज रात नहीं, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। मैं कुछ दिनों में तुम्हें सराय में ढूंढने आऊंगा। यह काम करता है, बस भूलना मत। कुछ देर रुकने के बाद फिलिपा वापस शराब खाने में चली गई। वू हेंग भी अपने कमरे में वापस चला गया और सीमा द्वार से बाहर निकल गया। ज़ोंबी दुनिया। जो को रिहा करने के बाद झाओ यानिकू थोड़ी देर बाद आई। राजा उपनेता ली याहोंग ने एक संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने विदेशों में बचे लोगों से संपर्क किया है और आपको समय मिलने पर देखने के लिए आमंत्रित किया है। क्या जीवित बचे लोग विदेश में हैं? उसे इतनी जल्दी खबर मिल गई। गाड़ी तैयार करो, मैं अभी मॉल जाऊंगा। ठीक है। कुछ ही देर में वू हेंग मॉल में आ पहुंचा। ली याहोंग अंदर आए और बोले, हमने विदेशों के विभिन्न क्षेत्रों के बचे हुए लोगों से संपर्क किया है। उनमें से कुछ ने बताया कि वे एक सैन्य कारखाने में काम करते थे और हमें उस पर कब्जा करने में मदद कर सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराएं। ओह, किस देश की फैक्ट्री? म्यांमार। हमें बातचीत करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वे चीनी भाषा भी बोलते हैं। दूसरे देशों में हमें सिर्फ अंग्रेजी, जापानी और कोरियाई भाषा में दक्ष लोग ही मिले हैं। हमें अभी तक दूसरे क्षेत्रों से संवाद करने लायक भाषा दक्ष लोग नहीं मिले हैं। म्यांमार। वू हेंग ने भौहें चढ़ाई। यह उनकी कल्पना से कुछ अलग था। उनके हथियारों का विकास बहुत उन्नत नहीं लग रहा था। बहुत सी चीजें अभी भी चीन या अन्य प्रमुख देशों से खरीदी जा रही थीं। किस तरह का हथियार कारखाना? एक गोला बारूद कारखाना। उन्होंने कहा कि वे राइफलों और मशीनगनों के लिए गोलियां बना सकते हैं और कई मॉडलों का उल्लेख किया, जिन्हें मैंने नोट कर लिया है। अध्याय 577, अध्याय 474, द्वीप स्वामी की नियुक्ति, आज एक अद्यतन। अध्याय 577, अध्याय 474, द्वीप स्वामी की नियुक्ति, आज एक अद्यतन। म्यांमार। ऐसा क्यों लगता है कि वे हमेशा आपको वहां लुभाने की कोशिश करते हैं? मैंने किसी को बाहर से संपर्क करने के लिए कहा और उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। वायरस के प्रकोप से पहले आप हमेशा वहां से अपडेट प्राप्त कर सकते थे। ऐसा लगता है कि वहां सरकारी सेना, स्वतंत्र सेना और गठबंधन सेना थी। प्रत्येक का एक क्षेत्र पर नियंत्रण था और वह क्षेत्र काफी अराजक था। कारखाने का आकार कैसा है? वू हेंग ने आगे कहा। ली याहोंग ने एक क्षण सोचा। उन्होंने विस्तार में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिया उससे लगता है कि यह बहुत औपचारिक नहीं है, बल्कि एक छोटी फैक्ट्री जैसा कुछ है। गोलियों का उत्पादन वास्तव में भविष्य के विकास की दिशा है, लेकिन उनके विकास के स्तर को देखते हुए तथाकथित कारखाना पैमाना एक छोटा स्थानीय सैन्य कारखाना हो सकता है, या अधिक संभावना है कि एक कार्यशाला हो। जब समय आएगा हम फ्लाइंग ड्रैगन पर वहां जाएंगे। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है और इसमें खतरा भी कम नहीं होगा। यदि यह किसी बड़े देश की उन्नत प्रौद्योगिकी और एक परिपक्व सैन्य कारखाना होता तो कठिनाइयों के बावजूद वहां जाना कोई समस्या नहीं होती, लेकिन म्यांमार के मामले में यह ऐसी बात है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, उनकी तकनीक पुरानी हो चुकी है और हमारी यात्रा के लायक नहीं है। हम ली याहोंग ने इस विषय पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं की, बल्कि आगे कहा, दो और बातें भी हैं। एक तो यह कि केंद्रीय स्टेशन विभिन्न क्षेत्रों के बीच अतिरिक्त माल व्यापार को बढ़ावा देता है, और दूसरी यह कि प्रांतीय बचाव दल को कल एक नया उपकमांडर हुआंग मिला, जिसने हमारे साथ व्यापार संबंधी मामलों पर फिर से चर्चा की। प्रांत ने क्या कहा? उन्होंने पिछली गलतफहमी के लिए माफी मांगते हुए शुरुआत की और कहा कि हम खाद्य पदार्थों की कीमतों को मूल अनुपात पर बहाल कर दें। वू हेंग उत्सुक था, क्या गलतफहमी है? ली याहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमांडर लियू ने हमसे निपटने के लिए मशीन तो ब्लूप्रिंट व्यापार के दौरान एक मुद्दा बनाया था और अब उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। खैर, यह चीजों को संभालने का एक परिचित तरीका है। तो उनके पास मशीन तोप का ब्लूप्रिंट कभी नहीं था। ली याहोंग ने कहा, वे कहते हैं कि वे एक सैन्य कारखाना स्थापित कर रहे हैं और जब यह तैयार हो जाएगा तो वे इसे हमारे साथ साझा करने को तैयार होंगे। सैन्य कारखाना। घरेलू कारखानों की तकनीक कुछ अधिक परिष्कृत होनी चाहिए, लेकिन उनका स्थान अपेक्षाकृत गोपनीय होता है। हमने पहले इस विषय पर गहराई से विचार नहीं किया है। विचार करने के बाद वू हेंग ने कहा, स्थानों का पता लगाने की कोशिश करो, समय आने पर हम इसे स्वयं संभाल लेंगे। ठीक है, प्रांत में अन्य आश्रय स्थल भी हैं, उनके स्थानों का पता लगाना कठिन नहीं होना चाहिए। हथियारों पर चर्चा के बाद दोनों ने बेस के विकास पर चर्चा की। वू हेंग की पसंद के अनुसार बेस के विकास की गति थोड़ी धीमी थी और इन दिनों भारी बर्फबारी के कारण इसमें और देरी हो गई है। हमारे क्षेत्र से बाहर के शहरों में नए विनिमय केंद्रों के निर्माण के लिए अधिक जनशक्ति और संसाधन आवंटित किए जाएंगे, अधिक सोने और आपूर्ति के बदले में। कुछ देर बात करने के बाद वू हेंग ने रात भर रुकने का फैसला नहीं किया। वह अपने छात्रावास में वापस आया, सीमा का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सोने और चांदी द्वीप। रात के खाने के समय शनैला भी लंबी पोशाक पहने मेज पर बैठी थी। छोटे छोटे निवाले खाते हुए उसने बगल की ओर देखा। कल घर पर कोई क्यों नहीं था?
वू हेंग ने बताया, कल एक दुश्मन द्वीप पर आया था, इसलिए दिन के समय मैं मिनी को अपने साथ संग में ले गया। दुश्मन के बारे में सुनकर शानेला की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। आखिरकार समुद्री डाकुओं का मुद्दा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और अब एक दुश्मन सामने आ गया था। क्या तुमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया? वू हेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, वह मारा गया, अब कोई खतरा नहीं है। शनेला ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, तुमने मुझे बताया भी नहीं। वू हेंग ने मेज के नीचे से उसका हाथ निकाला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और चूंकि दुश्मन उच्च स्तर का था और मुख्य रूप से मुझे निशाना बना रहा था, मुझे चिंता थी कि अगर मैंने किसी को तुम्हें खोजने के लिए भेज दिया तो यह तुम्हें भी लड़ाई में घसीट सकता है। मानो मैं इस पर विश्वास कर लूं। वू हेंग ने बताया, स्टीवर्ड को कार्रवाई करनी पड़ी, उस समय स्थिति काफी खतरनाक थी, मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता थी। यह सुनकर कि इमिलो को कार्रवाई करनी पड़ी, शनेला को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। इसका मतलब था कि दुश्मन लेवल 15 से ऊपर था या कम से कम लेवल 18 के करीब या उससे ऊपर था। उन्होंने कहा, यह बहुत गंभीर है, अगली बार जब खतरा हो तो मुझे बताना मत भूलना, शायद मैं मदद कर सकूं। ठीक है। वे मेज के नीचे हाथ पकड़े खड़े रहे, जबकि केवल एक हाथ ही खाने के लिए खाली था। क्या एसोसिएशन की नियुक्ति हो गई है? अभी नहीं, अगले 1 या 2 दिन में हो जाएगा। तो शायद मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगी, शानेला ने अपनी फ्रूट वाइन की चुस्की लेते हुए कहा। कल स्टार फ्लावर का बेड़ा बंदरगाह पहुंच जाएगा, तुम्हारा आखिरी ऑर्डर उस पर है, मैं बेड़े के साथ निकल जाऊंगी। आप कहां जा रहे हैं? शानेला ने फिर उसकी तरफ देखा, वापस वुड एल्व्स के पास। मेरे कबीले को कुछ शिकायतें हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से वापस नहीं आया हूं, मुझे वापस जाकर उनसे मिलना है। वू हेंग ने भौहें चढ़ाई। सामान्यतः वापस जाना ठीक होना चाहिए, लेकिन शनेला के स्वर को देखकर ऐसा लग रहा था कि बात काफी गंभीर है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई समस्या नहीं, बस मेरे बारे में कुछ शिकायतें हैं, व्यापारिक काफिले में कुछ समायोजन होंगे, शानेला ने बताया। उन्होंने कहा, यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताना न भूलें, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। शनेला मुस्कुराई, ठीक है। कुछ देर बातचीत करने और भोजन समाप्त करने के बाद वे आंगन में प्रशिक्षण लेने लगे, फिर आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह बंदरगाह पर स्टार फ्लावर बेड़ा धीरे धीरे गोदी के पास पहुंचा। पहले की तुलना में इस बार बेड़े में अधिक एस्कॉर्ट्स थे और वे विशिष्ट थे। जहाज के अंदर वू हेंग ने सामान की त्वरित जांच की, फिर उसने उन्हें सीधे अपने स्पेस रिंग में संग्रहित कर लिया। जैसे जैसे उसने अधिक समुद्री डाकुओं को मारा, उसने अधिक बड़ी क्षमता वाले स्पेस रिंग्स हासिल कर लिए। कई उपकरणों का उपयोग करके वह ऑर्डर किए गए सभी सामानों को पैक करने में कामयाब रहे। एक निजी केबिन में शनेला ने धीरे से आह भरी, मैं आज जहाज के साथ जा रही हूं। जब तक मैं जाऊं, कृपया मेरे घर का ध्यान रखना। वू हेंग ने सिर हिलाया और अपने स्पेस रिंग से एक निश्चित आवृत्ति वाला रेडियो और एक पोर्टेबल सौर ऊर्जा से चलने वाला चार्जर निकाला। ये दोनों लो, धूप में चार्ज करो, फिर इस आवृत्ति से कनेक्ट करो और तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर कोई खतरा हो तो मुझे सूचित करना याद रखना। अध्याय 578 अध्याय 474 द्वीप मास्टर की नियुक्ति आज एक अद्यतन .2 अध्याय 578 अध्याय 474 द्वीप मास्टर की नियुक्ति आज एक अद्यतन .2 सौर पैनल। शनेला ने उन्हें पहले देखा था। आखिरकार कुछ समय तक वे दोनों हर दिन छतों पर चलते थे और उनसे बचने के लिए उन्हें सावधान रहना पड़ता था। वू हेंग ने यह समझाने में भी समय लगाया था कि वे किस लिए थे, इसलिए उसे कुछ समझ थी। शनेला ने ध्यान से सुना और जब उसे यकीन हो गया कि वह उन्हें इस्तेमाल करना जानती है तो उसने तुरंत उन्हें पैक कर दिया। क्या तुम मुझे याद करोगे? शनेला ने उसके चेहरे को सहलाया और लालसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा। मैं करूंगा। वू हेंग ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी और उसे गहरा चुंबन दिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था, उनकी सांसें आपस में उलझी हुई थीं। वे कुछ देर तक एक दूसरे को चूमते रहे। दरवाजा खटखटाया गया और घर की नौकरानी की आवाज आई, मैडम, जहाज का प्रबंधक आपके बारे में पूछ रहा है। दोनों अलग हो गए। मैं अब चलती हूँ, शानेला ने कहा। अपने कपड़े ठीक करते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अच्छा, अगली बार मत जाना। शनेला ने उसे मजाकिया लहजे में मारा, हम प्रेमियों पर सहमत हो गए हैं। बच्चे, मुझे मत बताना कि तुम्हें सचमुच प्यार हो गया है। वू हेंग ने धीरे से अपने होठों के कोने पूछे, प्यार में सिर्फ मैं ही नहीं हूं, है ना? शनेला ने स्नेह से ऊपर देखा, मैं भी। स्टार फ्लावर बेड़ा धीरे धीरे रवाना हुआ। वू हेंग अपने घर वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठने से पहले कुछ देर तक बंदरगाह पर खड़ा रहा। वास्तव में वह शनेला से अलग होने में कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अपने स्वयं के मामलों पर ध्यान देना था। एक कबीले के व्यापारिक बेड़े के नेता के रूप में उसकी स्थिति और उपलब्धियां उसकी अपनी उपलब्धियों से कहीं अधिक थीं। वह वास्तव में उसे मात्र एक नौकरानी की तरह अपने साथ नहीं रख सकता था, केवल अपने साथ रखने के लिए। हर किसी के पास चलने के लिए अपना रास्ता है। उसने एक गाड़ी मंगवाई। वू हेंग गाड़ी में सवार होकर अपने घर लौट आया। मिनी का अभिवादन करने के बाद वह चौथी मंजिल पर गया और उसने जो सामान खरीदा था उसे ज़ोंबी वर्ल्ड में पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न शहरों में स्टेशन स्थापित किए। यह भोजन आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। अगले दिन एसोसिएशन स्टीवर्ड कार्यालय कमरे में इमिलो सामने बैठे थे, जबकि वू हेंग और शिलिगुई एक तरफ सोफे पर बैठे थे और उनकी सहायक मोया उनके लिए चाय बना रही थी। इमिलो ने दस्तावेजों पर एक नजर डाली और फिर उन दोनों की ओर देखा। उनका स्वर शांत रहा, मुख्यालय ने नियुक्ति भेज दी है, यद्यपि आप दोनों उपकार्यकारी हैं, आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है और आप दोनों को इसी के अनुरूप पदोन्नति मिली है। नियुक्ति आ गई थी। वू हेंग की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। शिलिगुई ने प्रत्याशा दिखाई। गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर स्थिति वास्तव में काफी जटिल थी। वू हेंग ने समुद्री डाकू सुदृढ़ीकरण को पराजित कर दिया था और एमरल्ड सागर से अधिकांश समुद्री डाकुओं को समाप्त कर दिया था, साथ ही पूर्व द्वीप मास्टर को भी मार डाला था। ऐसी ताकत के साथ एक शहर की लड़ाई में कोई भी सीधे पूरे द्वीप पर नियंत्रण कर सकता था। लेकिन मुद्दा यह था कि उस समय वू हेंग की गतिविधियां एक उपकार्यकारी की पहचान के तहत थीं। यह एसोसिएशन के लिए एक आपातकालीन मिशन था। भले ही प्रदर्शन उत्कृष्ट था, फिर भी यह इस बात पर निर्भर करता था कि एसोसिएशन इस मामले की गणना कैसे करेगी। यही कारण है कि शानेला ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर विशेष रूप से वू हेंग का समर्थन किया और लड़ाई में उनके योगदान पर जोर दिया। बिना किसी को बताए इमिलो ने 2 अलग-अलग प्रतीक निकाले और उन्हें उनकी सीटों के सामने मेज पर रख दिया। उपकार्यकारी के रूप में वू हेंग का पद रद्द कर दिया गया है, उन्हें गोल्ड और सिल्वर द्वीप का द्वीप मास्टर नियुक्त किया गया है और साथ ही एसोसिएशन का ध्वजवाहक भी। वू हेंग का दिल खुशी से उछल पड़ा। एसोसिएशन ने वास्तव में उन्हें गोल्ड और सिल्वर आइलैंड आवंटित किया था। उसके बगल में बैठे शिलिगुई ने भी आश्चर्य से उसकी ओर देखा।
वह द्वीप मास्टर बन गया था। अब पूरा द्वीप उसका था। वू हेंग ने धन्यवाद दिया। एसोसिएशन के विश्वास के लिए धन्यवाद और स्टीवर्ड आपकी साधना के लिए धन्यवाद। आप इसके हकदार हैं। इमिलो ने सिर हिलाया और प्रतीक चिन्ह उसकी ओर बढ़ा दिया। ध्वजवाहक बैच का ध्यान रखें। वू हेंग ने उसे देखने के लिए उठाया। सुनहरा आधार रंग जिसके शीर्ष पर एसोसिएशन का मूल पैटर्न खोखला है तथा बीच में नीले झंडे का डिजाइन है। इमिलो ने आगे कहा, शी लिगुई को गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड स्टीवर्ड के पद पर पदोन्नत किया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा और वह गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड पर एसोसिएशन के काम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। दोनों ने भौहें चढ़ाई। शी लिगुई ने सीधे पूछा, स्टीवर्ड आपका क्या हाल है? मुझे मुख्यालय में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मुझे शुरू से ही इस स्टीवर्ड पद पर नहीं बैठना चाहिए था। इमिलो ने धीरे से उत्तर दिया। वू हेंग ने एक क्षण सोचा और कहा, स्टीवर्ड यदि आप चले गए तो हम क्या करेंगे क्योंकि हम दूसरों को नहीं हरा सकते। गोल्ड और सिल्वर आइलैंड लुमधाम सिटी की तरह नहीं था जहां आप दो उच्च स्तरीय पेशेवरों को यादृच्छिक रूप से चुन सकते थे, विशेषकर तब जब हाल ही में चर्च ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के साथ संघर्ष हुआ था। इमिलो ने कहा, समुद्री डाकुओं का अधिकांश भाग समाप्त हो चुका है। तुम दोनों पूरे द्वीप की रक्षा के लिए पर्याप्त हो। दिव्य दंड के चर्च के बारे में क्या? उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, चर्च ऑफ डिवाइन पनिशमेंट का मुख्यालय द्वारा पीछा किया जाएगा। वे आसानी से द्वीप पर उतरने का साहस नहीं कर पाएंगे। दोनों अभी भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। दोनों को पदोन्नति मिली थी और द्वीप के प्रबंधक के रूप में इमिलो के लिए निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्था थी। वे छोटे द्वीप की सुरक्षा के कारण उसे यहां नहीं रख सकते थे। मैं इसे बाहर नहीं निकाल सका। वू हेंग ने फिर पूछा, स्टीवर्ड ध्वजवाहक क्या होता है? मोया ने उन तीनों को चाय दी। एसोसिएशन की हैंडबुक में सब कुछ स्पष्ट है। ऐसा लगता है कि आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इमिलो ने कहा और आगे कहा, ध्वजवाहक एक निश्चित क्षेत्र में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता है, संबंधित कार्यों का संचालन करता है, एसोसिएशन के महत्वपूर्ण विचारों और विकास की दिशा को बताता है। वू हेंग ने भौहें चढ़ाई और सोचा, महत्वपूर्ण विचारों और विकास की दिशा का संदेश देना। इससे वह स्वयं को एक नागरिक नौकरी में रख रहे थे जो एसोसिएशन के क्षेत्रीय एजेंटों से अलग थी। लेकिन यह भी अच्छा था। आखिरकार उन्हें हर दिन गश्त करना और एसोसिएशन कार्यालय जाना पसंद नहीं था। तो मेरा क्षेत्र क्या है? आसपास के द्वीप और तटीय क्षेत्र, इमिलो ने कहा। वू हेंग ने फिर पूछा, आखिरी ध्वजवाहक कौन था? मैं इमिलो ने उसकी ओर देखा। वू हेंग चौंका। वह पूछने ही वाला था कि आपने 2 पद क्यों लिए, लेकिन फिर वह रुक गया। मैं समझता हूं। इमिलो ने आगे कहा, आपके योग्यता पुरस्कार बाद में भेजे जाएंगे, तब शी लिगुई पर ध्यान दें और एसोसिएशन में उपकार्यकारी पद के लिए एक नए व्यक्ति की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। हाँ, मैं कुछ और दिन द्वीप पर रहूंगा, इसलिए यदि आपको कुछ समझ में न आए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। इमिलो ने सब कुछ विस्तार से समझाया। इस बात का डर था कि दोनों समझ नहीं पाएंगे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी क्योंकि वू हेंग को 1 वर्ष के भीतर असाधारण रूप से पदोन्नत किया गया था और फिर भी वह एसोसिएशन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था। और शी लिगुई जो अभी वयस्क है और एल्फ रेस में नहीं है। मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। हर बात को अच्छी तरह से समझाना पड़ा। प्रबंधक के कार्यालय से निकलने के बाद वू हेंग और शी लिगुई चुपचाप गलियारे में चले गए। वू हेंग ने शी लिगुई की ओर देखा जो उदास थे। स्टीवर्ड, इमिलो, यह एक पदोन्नति है। मुख्यालय लौटने से निश्चित रूप से बेहतर उपचार मिलेगा। हमें उनके लिए खुश होना चाहिए। शी लिगुई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे पता है, लेकिन हम अचानक अलग हो रहे हैं। इससे मुझे दुख हो रहा है। हम उन्हें पत्र लिख सकते हैं और जब अवसर आएगा तो हम मुख्यालय में उनसे मिल भी सकते हैं। भाग, शी लिगुई ने धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। चलो चलो, रोना बंद करो। हम दोनों की पदोन्नति हो गई है। यह अच्छी बात है। वू हेंग ने अपनी बाहें फैला दी। शी लिगुई उसकी छाती से लगकर धीरे धीरे सिसकने लगी। वू हेंग ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अब तुम एक प्रबंधक हो। कोई प्रबंधक रोता हुआ नहीं दिखता। अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो क्या होगा? तुम इतना बुरा कैसे कर सकती हो? क्या तुमने बाहर दूसरे प्रबंधकों को नहीं देखा? वे तुम्हारे जैसे अच्छे तो कहीं नहीं हैं। वू हेंग ने उसे दिलासा दिया। समय आने पर तुम मेरी मदद करोगे, है ना? बेशक। हम एक दूसरे की मदद करने के लिए सहमत हुए। हाँ। गलियारे के एक तरफ से आवाजें और कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शी लिगुई ने अपने आंसू पोंछे और अपने कार्यालय में चली गईं। वू हेंग भी अपने कार्यालय की ओर चल पड़ा। वापस कार्यालय में आंद्रे विलो फाइलों को व्यवस्थित कर रहे थे। वू हेंग को अंदर आते देख वह मुस्कुराई और बोली, मास्टर वेर, सामान पैक करो, हम घर जा रहे हैं। सामान पैक कर लो। घर जा रहे हो? वू हेंग ने कहा, एसोसिएशन की नियुक्ति कम हो गई है। अब मैं द्वीप मास्टर हूं, इसलिए मुझे अब काम के लिए एसोसिएशन में आने की जरूरत नहीं है। आंद्रे विलो दंग रह गए, फिर उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। आप वास्तव में द्वीप मास्टर बन गए। सिस्टर शनीला की योजना अभी भी उपयोगी थी। वू हेंग ने आगे कहा, सामान उठाओ, हम आज वापस जा रहे हैं। ठीक है। आंद्रे विलो ने अपना सारा सामान पैक कर लिया। फिर वे दोनों एसोसिएशन से बाहर निकल गए। उन्होंने मिनी को उठा लिया। वे तीनों एक साथ द्वीप मास्टर की जागीर में गए। इस जगह को सुनसान तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इसकी सुरक्षा गार्ड टीम द्वारा की जाती थी और यहाँ कोई निवासी नहीं था। जागीर के चारों ओर ऊंची मोटी पत्थर की दीवारों का एक घेरा था जिसके बीच में एक काले लोहे का द्वार था जिस पर उत्कृष्ट पैटर्न और अलंकरण उकेरे गए थे, जिससे यह एक लघु शहर की दीवार जैसा दिखता था। गार्ड से बात करने के बाद वह नौकरानी को जागीर में ले आया जहां आगे एक विशाल आंगन था। पत्थर के महल के सामने एक विशाल लंबा फव्वारा फैला हुआ था। वह द्वीप स्वामी को सचमुच पता है कि कैसे जीना है। यह स्थान हमारे कबीले के नेता के निवास से भी अच्छा है, मिनी ने चारों ओर देखते हुए जोर से कहा। आंद्रे विलो ने आगे कहा, आपके कबीले के नेता के कितने स्तर हैं? उसकी तुलना 18वें स्तर के पेशेवर से करें तो जाहिर है कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती। मिनी के चेहरे पर कठोरता आ गई और उसने पलटवार करते हुए कहा, आप अभी भी जूनियर कबीले के नेता थे, अब जबकि मालिक यहाँ रह रहे हैं तो आप भी यहाँ आ रहे हैं। मैं इसलिए भी यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं अपने गुरु का अनुसरण कर रहा हूँ। वू हेंग ने झगड़ रहे दोनों लोगों को अपनी बाहों में भर लिया। चलो अंदर देखते हैं, हमें शायद पुनः सजावट करनी पड़ेगी। समूह पुराने महल के भीतरी भाग की ओर बढ़ गया। अध्याय 579 अध्याय 475 विकास दिशा अध्याय 579 अध्याय 475 विकास दिशा पत्थर के महल में प्रवेश। सबसे पहले विशाल और ऊंचा हॉल दिखाई देता है जिसमें उत्तम कालीन, अलंकृत नक्काशीदार दीवार की नक्काशी और छत से टपकता विशाल झूमर जो कि बहुत सारे प्रकाशमान पत्थरों से सुसज्जित है। इस क्षेत्र के चारों ओर बहुमूल्य पेंटिंग्स और सोने चांदी के बर्तन रखे गए हैं। इससे भव्यता और गंभीरता का आभास मिलता है। वाह,
यह तो महल ही होगा। मिनी खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उस समय आंद्रे विलो ने उससे बहस नहीं की और अपनी भावना दोहराते हुए कहा, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है। वो हेंग भी आश्चर्यचकित था। यह समुद्री डाकू नेता वास्तव में खुद को एक राजा के रूप में देखता था। उन्होंने अपने निवास को इस तरह से सजाया था। दूसरे शब्दों में कहें तो गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर वह सचमुच उस देश के सम्राट की तरह थे। चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं। याद रखना तुम्हें कौन सा कमरा पसंद है, यह जगह काफी बड़ी है, वो हेंग ने फुसफुसाते हुए कहा। वाह, मिनी ने खुशी से कहा और आंद्रे विलो को पकड़कर ऊपरी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। बाहर से देखने पर यहाँ कई कमरे हैं। इसमें 6 खिड़कियां हैं जो 6 मंजिलों के अनुरूप हैं। अब उनके पास जो थोड़े से लोग थे उनके कारण उन्हें खालीपन महसूस हो रहा था। वो हेंग ने पहली मंजिल पर नजर डाली। हॉल के एक तरफ एक अलग भोजन कक्ष था जो रसोई घर से जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर एक विशाल प्रशिक्षण कक्ष था। अंदर बहुत सारे प्रशिक्षण हथियार और उपकरण रखे गए थे। यह काफी पूर्ण लग रहा था। ता मिनी फिर से कमरों से नीचे भागी। मालिक, यहाँ बहुत सारी मंजिलें हैं। आप कौन सी मंजिल चुनेंगे? क्या हम आपके नीचे वाली मंजिल ले लें? वो हेंग ने एक पल के लिए सोचा। चौथी मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए ऊपर और नीचे जाना सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, तो हम तीसरी मंजिल पर चलते हैं, मिनी ने उत्साह से उसकी बाह पकड़ते हुए कहा। अंदर के बेडरूम बहुत बड़े हैं और वहां एक स्टडी रूम और बाथरूम भी है। नहाने के लिए बाहर जाकर वापस कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम सिर्फ 3 लोग हैं, अगर आप चाहें तो बारी बारी से खेल सकते हैं। जरूर, मिनी ने सिर हिलाया। आंद्रे विलो भी ऊपर से नीचे आए। मास्टर, क्या हम आज ही यहाँ आ रहे हैं? वो हेंग ने एक पल सोचा और कहा, चलो इसे कल करते हैं। हम कंकालों से कुछ उपकरण जल्दी ही हटवा देंगे और सौर पैनल व अन्य उपकरण पहले ही लगा देंगे। समझ में आता है। तीनों ने चारों ओर एक नजर डाली और साथ साथ बाहर चले गए। विलो, कल मरम्मत टीम को कुछ मरम्मत करने के लिए बुलाओ। ठीक है, क्या पिछली टीम जो हमने इस्तेमाल की थी वह ठीक है? आंद्रे विलो ने पूछा। हाँ, कुछ मरम्मत के काम के लिए। फव्वारे पर एरे पैटर्न को शायद दोबारा बनाना होगा। हम उस समय किसी को यह काम करने के लिए कह सकते हैं। समझा। इमारत के अंदर का हिस्सा अच्छी तरह से संरक्षित था तथा सामान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। लेकिन प्रांगण में लड़ाई के कई निशान अभी भी देखे जा सकते थे, विशेष रूप से केंद्रीय फव्वारे की पत्थर की टाइलों को चीरती हुई तलवारों के निशान। ऐसा इमिलो की तलवार क्यूई के कारण हुआ होगा। वहां टूटी हुई पत्थर की मूर्तियां भी थीं तथा पेड़ उखड़कर जमीन पर गिरे हुए थे। यह स्पष्ट था कि लड़ाई भयंकर थी। हवेली से बाहर निकलने के बाद वो हेंग ने समय पर नजर डाली। लौटने में अभी समय था, इसलिए उसने सहजता से कहा, मिनी तुम पहले वापस जाओ, मैं विलो को सिटी हॉल ले जाऊंगा। ठीक है। प्रवेश द्वार पर तीनों अलग हो गए। वे अपने अपने रास्ते चले गए। सिटी हॉल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इमारतों की दूसरी पंक्ति में निर्मित। द्वीप पर उथल पुथल के कारण पूरा नगर भवन ठप्प हो गया। एसोसिएशन ने इन लोगों की जांच की और इनमें से कई लोग जो इसमें शामिल नहीं थे वहीं रुक गए। डिप्टी स्टीवर्ड असिस्टेंट आंद्रे विलो दरवाजे पर तैनात गार्ड ने थोड़ा झुककर कहा। ये गार्ड एसोसिएशन के स्थानीय गार्ड थे। उन्होंने पहले भी वू हेंग के साथ मिलकर एसोसिएशन की इमारतों का बचाव किया था। उनका रवैया बहुत सम्मानजनक था। हम अंदर के लोगों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए सूचित करें, मुझे उन्हें कुछ बताना है, वू हेंग ने निर्देश दिया। हाँ, डिप्टी स्टीवर्ड। गार्ड तुरंत चला गया और शीघ्र ही ऊपर से बिखरी हुई भीड़ नीचे आ गई। पुरुष और महिलाएं वे एक ढीली पंक्ति में खड़े थे। डिप्टी स्टीवर्ड द्वारा द्वीप मास्टर की हत्या की खबर पूरे द्वीप में फैल गई थी। अचानक बुलाए जाने पर वे चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें फंसाया तो नहीं जाएगा। वो हेंग ने सीधे भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आज से मैं गोल्ड और सिल्वर द्वीप के सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन करूंगा। सामने बैठे लोग कुछ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने किसी भी चर्चा से परहेज किया। वो हेंग ने पूछना जारी रखा, यहाँ मैनेजर कौन है? डिप्टी स्टीवर्ड, मैं हूँ। स्मार्ट पोशाक में एक बौना आगे बढ़ा। आपका क्या नाम है? विल्किंस महोदय, बौने ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। हम अब से आंद्रे विलो यहाँ का पूरा कार्यभार संभालेंगी। वह आपको काम सौंपेंगी और जरूरत पड़ने पर आप उनसे सलाह ले सकती हैं, वो हेंग ने कहा। आंद्रे विलो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। नमस्ते मिस्टर विल्किंस। नमस्ते मिस आंद्रे विलो, आपके लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अच्छा मिस्टर विल्किंस, मुझे आपसे सिटी हॉल के कार्य का दायरा और उसके सदस्यों की सूची संकलित करने और उसे कल मुझे सौंपने की आवश्यकता है। आंद्रे विलो ने तुरंत अपना काम शुरू करते हुए आदेश दिया। इस दुनिया में बहुत सी चीजें कठिन नहीं हैं। यह एक सहायक की तरह है, उस पद पर बैठने से कुछ चीजें धीरे धीरे परिचित हो जाती हैं। हाँ मिस, हम अभी के लिए इतना ही काफी है। आप सभी अपनी अपनी पोस्ट पर लौट सकते हैं। अब से गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड एसोसिएशन के क्षेत्र में है और आपका जीवन बेहतर होता जाएगा, उन्होंने कहा। सभी ने एक दूसरे को देखा और ऊपर की ओर चले गए। उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि वे दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। उसके बाद चर्चा की लहर शुरू हो गई। निर्देश देने के बाद वे दोनों पुनः अपने निवास स्थान पर लौट गए। घर वापस आकर वो हेंग ने खुद को अध्ययन कक्ष में बंद कर लिया। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और अपनी मेज पर बैठकर सोचने लगा। गोल्ड और सिल्वर द्वीप का द्वीप स्वामी बनना उनके लिए अच्छी बात थी। अब उसे इधर उधर स्थानांतरित होने की आवश्यकता नहीं थी तथा अब उसके पास दूसरी दुनिया में विकास करने के लिए एक क्षेत्र था। जब तक वह विकास को स्थिर रखेगा और दोनों पक्षों के लाभों का उपयोग करेगा तब तक वह अपने विकास की गति को तेज कर सकता है। वर्तमान में गोल्ड और सिल्वर आइलैंड के विकास के लिए 3 मुख्य दिशाएं थीं। पहला लक्ष्य समुद्री बेड़े की स्थापना करके एक स्थिर समुद्री मार्ग सुनिश्चित करना था, जिससे समुद्री डाकुओं को तेजी से फैलने से रोका जा सके और साथ ही द्वीप के वाणिज्यिक वातावरण को भी सुरक्षित किया जा सके। दूसरा था समुद्री डाकुओं का विस्तार और विकास। बंजर भूमि बहुत विशाल थी और निर्माण की गति बहुत धीमी थी। तीसरा, एक शक्तिशाली निवासी का होना। इमिलो का जाना गोल्ड और सिल्वर द्वीप के लिए अच्छी खबर नहीं थी। उसने अपने चाय के कप से एक घूंट लिया। एक बेड़ा इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। अगर हमें आधुनिक दुनिया के युद्धपोत मिल जाए तो समुद्री लुटेरों से निपटना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर मिल भी जाए तो भी हर कोई उन्हें चलाना नहीं जानता होगा, उन्होंने सोचा। अपना चाय का कप पकड़े हुए वह समुद्री डाकुओं के विकास के दूसरे मुद्दे पर विचार करने लगे। हम खुदाई करने वाली मशीनें और बुलडोजर ला सकते हैं और दिन रात काम करने वाले कर्मचारियों के साथ निर्माण की गति काफी बढ़ जानी चाहिए। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां तक द्वीप पर शासन करने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति की बात है, दिव्य दंड चर्च से 18वें स्तर के मुट्ठी मास्टर की लाश प्राप्त करना आवश्यक है। वह फिर से सोचने लगा, मैं मनी कैट की एक और शाखा भी खोल सकता हूँ।
मैंने अपने व्यापार समूह को 3 साल के लिए करों से छूट देने का वादा किया है, जिससे मैं बिल्कुल भी मुकर नहीं सकता। मुझे किसी न किसी तरह से लागत वसूलने के तरीके ढूंढने होंगे। इस बारे में सोचते समय खेती और सैन्य कारखाना बनाने की अवधारणाएं भी दिमाग में आई। अब जबकि उनके पास अपना क्षेत्र है, वे कुछ सुविधाओं के लिए स्थान आवंटित करने पर विचार कर सकते हैं, जिनके लिए पहले स्थान की कमी थी। दस्तक दस्तक दस्तक। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मिनी की आवाज आई, मास्टर, आपका स्नान तैयार है। वो हेंग ने एक ही घूंट में अपनी चाय खत्म की, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। चलो चलें। मिनी मुस्कुराते हुए बोली, मालिक, सब कुछ समेट दिया गया है। सिर्फ आपके कमरे में एक कंबल बचा है। आज रात हम तीनों को एक साथ ही रहना होगा। वो हेंग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। जब मनोर के लिए फर्नीचर का चयन करें तो एक बड़ा बिस्तर चुनें। ठीक है। वे दोनों बाथरूम में दाखिल हुए, जहां सफेद बालों वाला, लोमड़ी के कान वाला जियाओ जियाओ पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह मिनी ने कंकालों को अंतिम तैयारियां करने का निर्देश दिया। छत पर लगे सौर पैनल, आंगन में बख्तरबंद गाड़ी और मिनी और शानीला द्वारा लगाए गए फलदार पेड़ और फूल सब कुछ ले जाने के लिए तैयार थे। पूरे निवास में गतिविधि की हलचल थी। आंद्रे विलो सुबह सुबह ही सिटी हॉल की ओर चल पड़े थे और वो हेंग कंकालों के साथ एसोसिएशन में चले गए। एसोसिएशन हॉल में प्रवेश करने पर नोटिस बोर्ड के चारों ओर भाड़े के सैनिकों और टीम के सदस्यों की एक बड़ी भीड़ थी। वातावरण में चर्चा का शोर भर गया। गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड में इतना बड़ा फेरबदल। वो हेंग को आइलैंड मास्टर नियुक्त किया गया और वे और शिराज दोनों स्थानीय ध्वजवाहक बन गए और शिराज को डिप्टी स्टीवर्ड से स्टीवर्ड के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। अरे यार, दोनों डिप्टी स्टीवर्ड जो नए थे इतनी जल्दी पदोन्नत हो गए, क्या कह रहे हो? उसने एक 18वीं श्रेणी के पेशेवर को मार गिराया और एमराल्ड सागर के ज्यादातर समुद्री लुटेरों का लगभग सफाया कर दिया। इतनी योग्यता के साथ वह कहीं भी असाधारण पदोन्नति का हकदार है। तो शिराज अब एक स्टीवर्ड है, लेकिन इमिलो के बारे में क्या? अभी तक कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। स्थानीय स्टीवर्ड होने के नाते सबसे बड़ी योग्यताएं उसकी ही होंगी। मुझे लगता है कि उसे पदोन्नति भी मिलेगी। नहीं, मेरा मतलब यह है कि इमिलो के चले जाने के बाद क्या वे दोनों वास्तव में गोल्ड और सिल्वर आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं? उस समय आपने यह नहीं देखा होगा। समुद्री लुटेरों को मारने के लिए उसने जिस हथियार का इस्तेमाल किया था, उसकी ताकत जबरदस्त थी। आग की एक धार गुजरी जिसने लोगों को खून के धुंध में बदल दिया। मैंने सुना है कि यह डिप्टी स्टीवर्ड वू हेंग की पारिवारिक विरासत है, एक हथियार जिसमें अजीब यंत्र और रून्स का संयोजन है। क्या वह नेक्रोमेंसर नहीं है? क्या किसी नेक्रोमेंसर को ऐसी शक्ति देना वाकई ठीक है? एसोसिएशन उस पर जरूर नजर रखेगा। उसे जितनी ज्यादा शक्तियां देंगे, उतनी ही सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। जो लोग चुपचाप उपद्रव मचाना चाहते हैं, वे खुलेआम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। वो हेंग गलियारे में खड़ा होकर नोटिस बोर्ड पर लिखी सामग्री देख रहा था और एक छोटे से छेद से कुछ लोगों की बातचीत सुन रहा था। द्वीप पर होने वाले परिवर्तनों की सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से दी जा रही थी। बहुत जल्द ही यह खबर पूरे द्वीप में फैल गई। वह कुछ हद तक प्रसिद्ध हो गया था। टैप टैप टैप। पैरों की आहट सुनाई दी जब एक बूढ़ा जादूगर अपने सेवक के साथ वहां से गुजर रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो इतनी कम उम्र में ही आइलैंड मास्टर बन जाने के लिए। वो हेंग भी मुस्कुराए, गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड के लिए मैं भविष्य में अधिक मार्गदर्शन के लिए डीन पर निर्भर रहूंगा। बूढ़े जादूगर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, तुम तो सचमुच किसी नेक्रोमेसी संप्रदाय के व्यक्ति जैसे व्यवहार नहीं कर रहे हो। तुमने गलत पेशा चुन लिया है। डीन कहाँ जा रहे हैं? वो हेंग ने पूछा। मैं इमिलो जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब जब मैं तुमसे मिल चुका हूं तो क्यों न हम बातचीत करें? बूढ़े जादूगर ने उसकी ओर देखा। जरूर, अब मेरे पास कोई कार्यालय नहीं है, मैंने सभी चाबियां लौटा दी हैं। वो हेंग ने सहमति जताई। तो चलो कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। वहां बैठकर मैं इमिलो के पास जाऊंगा, बूढ़े जादूगर ने सुझाव दिया। ठीक है, वो हेंग ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों एक साथ सम्मेलन कक्ष की ओर चल पड़े। शंख सराय में बैग। फिलिपा ने दरवाजे को लात मारकर खोला, जिससे मिलिसेंट चौंक गई, जो अंदर हिसाब किताब कर रही थी। जैसे ही मिलिसेंट डांटने वाली थी, फिलिपा गर्व से कमर पर हाथ रखे खड़ी हो गई और घोषणा की, वो हेंग द्वीप का सरदार बन गया है। अब मैं किसी को भी मुझे समुद्री डाकू कहने की हिम्मत नहीं देती। मैं गोल्ड एंड सिल्वर द्वीप की असली सेना हूं। अध्याय 580 अध्याय 476 क्या कोई कौशल पुस्तक है? अध्याय 580 अध्याय 476 क्या कोई कौशल पुस्तक है? मिनी अचंभित रह गई और उसे जो फटकार वह कहने वाली थी उसे निगलते हुए उसने उसे कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि वह द्वीप मास्टर बन गया है? एसोसिएशन ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। वो हेंग द्वीप प्रमुख बन गए हैं और ध्वजवाहक का पद भी है। एल्फ वाइस एग्जीक्यूटिव शिलिगुई अब गोल्ड एंड सिल्वर द्वीप के प्रबंधक हैं। फिलिपा मेज पर बैठ गई, एक फल उठाया और बोलते बोलते उसे खा लिया। सुनने के बाद मिलिसेंट ने धीरे से कहा, वह बहुत जल्दी उठ गया, अब उसकी उम्र क्या है? फिलिपा अभी भी कुछ उत्साहित थी, एक प्रतिभाशाली है ना? जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि वह असाधारण है। वरना क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी फायदे के उसकी मुखबिरी करूंगी? यह सब मेरी उम्मीदों के मुताबिक है। यह कहते हुए उसने मिलिसेंट के नितंब पर थपकी दी, अब से शराब खाना चलाना बंद करो, हम बस उसके पीछे पीछे चलेंगे। इन सब चीजों से हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मधुशाला जारी रहनी चाहिए, यह बॉस को खुफिया जानकारी देने का स्थान है, मिलिसेंट ने कहा। ठीक है, तुम्हें तो वैसे भी दौड़ना बहुत पसंद है। मैं एसोसिएशन जाकर देखती हूँ कि कोई खबर है या नहीं, और वापस आकर तुम्हें बताऊंगी। फिलिपा ने पानी का एक घूंट पिया और फिर बाहर भाग गई। मिलिसेंट ने जल्दी से कहा, सड़क पर सावधान रहें, परेशानी न खड़ी करें। मुझे पता है। फिलिपा तेजी से नीचे की ओर भागी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। मिलिसेंट मेज पर बैठी थी, उसका मूड इतना अस्थिर था कि वह हिसाब किताब की परवाह नहीं कर पा रही थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। इससे पहले वो हेंग एक उपकार्यकारी थीं और वह और उनकी बेटी उनके लिए जानकारी एकत्र करती थीं। लेकिन अब वह सीधे द्वीप स्वामी बन गया है, पूरा द्वीप उसका है, उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। बिल्कुल नहीं, उसे अब हमारी जरूरत नहीं है। फिलिप ने तो अच्छा काम कर लिया है, अब जब समय आएगा तो हम क्या करेंगे? एसोसिएशन के बैठक कक्ष में। क्या आपके पास गोल्ड और सिल्वर द्वीप के विकास के लिए कोई योजना है? बूढ़े जादूगर ने सहजता से पूछा। वो हेंग ने एक पल सोचा और जवाब दिया, वास्तव में एक सामान्य दिशा है, एक बार जब द्वीप पर चीजें स्थिर हो जाएंगी तो मैं इसे धीरे धीरे लागू करूंगा। हम आप युवाओं में अभी भी बहुत ऊर्जा है, बूढ़े जादूगर ने सिर हिलाया।
वू हेंग ने सीधे पूछा, हेडमास्टर, आपने जो टेलीपोर्टेशन स्किल और आसमान को रोशन करने वाली स्किल इस्तेमाल की थी, क्या आपने खुद उन पर रिसर्च की थी? उनका नाम क्या है? क्या तुम इन्हें सीखना चाहते हो? मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, फिर मैं क्या उपयोग करूंगा? बूढ़े जादूगर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। क्या कोई स्किल बुक है? मुझे अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए कुछ दिनों के लिए इसे देखने दो, फिर मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। बूढ़े जादूगर ने चाय के प्याले से एक घूंट लिया। तुम्हें अपनी ऊर्जा अपने ही गुट पर केंद्रित करनी चाहिए। अगर तुम हर जगह से कुछ कुछ सीखोगे तो तुम्हारा ध्यान इधर-उधर भटक जाएगा। यह बूढ़ा आदमी वह वास्तव में एक स्कूल शिक्षक की तरह है। मैं आपके साथ कौशल कैसे सीख सकता हूँ? बूढ़े जादूगर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैं घर के बुजुर्गों से बात करूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। हम तुम्हें देखने के लिए दे सकते हैं। बाकी जब तुम लेवल 15 पर पहुंच जाओगे और रिसर्च सोसाइटी में शामिल हो जाओगे, तब हम आगे बात कर सकते हैं। वो हेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, यह ठीक है। मैं कल यहां से जाऊंगा, यह मेरा पता है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। मानव जाति में आप जैसी प्रतिभा दुर्लभ है, बस अफसोस है कि आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला और आपने नेक्रोमेसी को चुन लिया। वो हेंग ने दूसरे पक्ष द्वारा लिखा गया पता लिया और उसे अपने स्पेस रिंग में डालने से पहले उस पर एक नजर डाली। तुम कब जा रहे हो? मैं तुम्हें विदा करूंगा। इमिलो इस बारे में कोई बवाल नहीं मचाना चाहता, उसे विदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो लिख दो। बूढ़ा जादूगर खड़ा हो गया। ठीक है, वो हेंग उठकर उसके साथ बाहर चला गया। बूढ़ा जादूगर इमिलो के अध्ययन कक्ष की ओर चला गया। वो हेंग शिलिगुई के साथ द्वीप रक्षा के मामलों पर चर्चा करने गए। नगर भवन को संरक्षित रखा गया, लेकिन द्वीप की गार्ड टीम के पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें अभी भी प्रशिक्षण के लिए एसोसिएशन की टीम की आवश्यकता थी और वुहेंग ने स्केलेटन्स को उनका अनुसरण करने के लिए नियुक्त किया। दोपहर में वुहेंग ने अपने कंकालों की संख्या का हिसाब लगाना शुरू किया। गोल्ड और सिल्वर आइलैंड अभियान ने समुद्री डाकुओं को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन इसने अधिकांश समुद्री डाकू समूहों को खत्म कर दिया। सभी लाशें परिवर्तित कर दी गईं, जिससे उनकी सेना में काफी वृद्धि हो गई। इस रूपांतरण ने वुहेंग को एक अच्छा बहाना प्रदान किया। संख्याएं कुछ अस्पष्ट थीं। वुहेंग ने कुछ कंकालों को दूसरी दुनिया से स्थानांतरित किया था, जिसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। कोई भी इन कंकालों की उत्पत्ति का पता नहीं लगाएगा। वुहेंग द्वारा कंकालों को विभिन्न पदों पर आवंटित किया गया। यह कहा जा सकता है कि द्वीप के अधिकांश रक्षा कार्य अब इन कंकालों द्वारा किए जा रहे थे। अन्यथा एसोसिएशन के मुट्ठी भर लोग वास्तव में शहर की सुरक्षा को कायम नहीं रख सकते थे। उन्होंने लगातार कई स्थानों का दौरा किया। उन्होंने कंकालों के स्तर और मात्रा पर आंकड़े संकलित किए। गोल्ड और सिल्वर आइलैंड अभियान के परिणामस्वरूप एक लेवल 18 कंकाल पूर्व आइलैंड मास्टर ओक्कम, एक लेवल 17 कंकाल बॉक्सर टोल का प्राप्त हुआ। स्तर 16 और 15 पर 12 कंकाल थे तथा स्तर 10 और 14 के बीच 75 कंकाल थे। शेष बचे कंकाल, जिनकी संख्या लगभग 1000 थी, सभी स्तर 5 से ऊपर थे। मात्रा औसत है, लेकिन उच्च स्तर काफी अच्छा है। ज़ोंबी दुनिया की तुलना में इस दुनिया में कंकालों की मात्रा वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। हालांकि इससे उनके लिए उच्च स्तरीय पेशेवरों का एक समूह जुड़ गया। सामान्य रूप से कहा जाए तो स्तर 15 को पहले से ही बहुत उच्च स्तर माना जाता था, जो समुद्र में प्रमुख समुद्री डाकू समूहों से संबंधित था या यहां तक कि लुंडहैम शहर में एक सिटी लॉर्ड को उखाड़ फेंकने में सक्षम था। इसमें 12 और जुड़ गए, जो काफी प्रभावशाली है। वुहेंग ने कुछ नए समायोजन किए। इनमें से अधिकांश को बंदरगाह पर तथा विभिन्न गश्ती एवं सुरक्षा पदों पर अपनी ड्यूटी जारी रखने के लिए नियुक्त किया गया था। बाकी लोग एसोसिएशन की टीमों के पीछे पीछे चले और अपनी गश्ती ड्यूटी जारी रखी। द्वीप की सुरक्षा को मजबूत करना। गिनती पूरी करने के बाद वुहेंग एक गाड़ी में वापस लौट आया। जैसे ही वह अपने निवास के पास पहुंचा, उसने दूर से एक तेज आवाज सुनी। बाहर देखने के लिए लटके हुए पर्दे को हटाया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बड़ी भीड़ इकट्ठी है। वुहेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने स्थिति की जांच करने के लिए जियो जियो को आगे भेजा। जल्द ही जियाओ जियाओ वापस उड़कर आया और बोला, चाचा, लगता है वे सब व्यापारी हैं, कोई खतरा नहीं है। वे सब द्वीप के स्वामी के रूप में आपकी नियुक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। व्यापारी? आगे की स्थिति की पुष्टि करने के लिए उसने फिर से पर्दा हटाया। बाहरी परिधि पर कुछ व्यापारी समूहों के रक्षक तैनात थे, जबकि हवेली के द्वार के पास वास्तव में विभिन्न व्यापारी या प्रतिनिधि ब्रोकेड वस्त्र पहने हुए खड़े थे। वुहेंग गाड़ी से उतरकर उनकी ओर चला। वुहेंग की वापसी देखकर सब लोग एक साथ उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा, द्वीप मास्टर, बधाई हो। द्वीप स्वामी वुहेंग, हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में हमारे व्यापारी समूहों का विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, जब लेडी शनैरा ने आपको नामांकित करने का प्रस्ताव रखा तो हमने इसका पुरजोर समर्थन किया। इस पद के लिए आपसे ज्यादा उपयुक्त कोई नहीं है, उन्होंने कहा। हर तरफ से बधाइयां आईं। कुछ लोग तो यहां तक चिल्लाने लगे कि उनकी बेटी काफी आकर्षक है और वे उसे वुहेंग से मिलवाना चाहते हैं। वहां हर तरह की बातचीत हो रही थी, हर व्यक्ति पिछले व्यक्ति से अधिक जीवंत था। वुहेंग ने मुख्य द्वार खोला और कहा, सब लोग अंदर बैठकर बात करते हैं, बाहर बात करना ठीक नहीं है। भीड़ शोर मचाते हुए आंगन में घुस आई। सावधानीपूर्वक वे कंकालों की पंक्तियों के बीच से होते हुए इमारत में प्रवेश कर गए। मुख्य हॉल में रखे फर्नीचर को उसकी वापसी और मिनी के साथ एस्टेट तक जाने के लिए अधिकतर साफ कर दिया गया था। मिनी ने कुछ कुर्सियां ढूंढी और सबको बांट दी। वे एक घेरे में बैठ गए। व्यापारी समूहों के प्रतिनिधि, जिन्होंने शनैरा के साथ नामांकन पर हस्ताक्षर किए थे, आगे की ओर बैठे थे। उनके सिर ऊंचे थे और चेहरे गर्व से चमक रहे थे। जिन लोगों ने भाग नहीं लिया था वे थोड़ा पीछे बैठे थे। कुछ सुखद बातचीत के बाद वुहेंग ने कहा, लेडी शनैरा से किया गया मेरा वादा सच्चा है। गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड के भविष्य के विकास में सभी के सहयोग की आवश्यकता होगी। हम शिपिंग लेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वाणिज्य के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। यह सुनकर प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। अधिकांश लोगों ने शानैला के पक्ष में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वास्तव में उन्हें विश्वास नहीं था कि एक उपकार्यकारी द्वीप मास्टर बन सकता है। अब जबकि उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने वादे पूरे करेंगे और बेहतर वाणिज्यिक माहौल बनाएंगे। तुरंत पीछे से किसी ने कहा, जब लेडी शनैरा ने यह प्रस्ताव रखा था तब हमारा चैंबर ऑफ कॉमर्स आपका समर्थन करने के लिए मौजूद नहीं था, आइलैंड मास्टर। हम इस बार द्वीप के विकास में मदद के लिए 2 बड़े युद्धपोत देने को तैयार हैं। एक अन्य ने कहा, हम भी आपको द्वीप स्वामी बनने पर बधाई देने के लिए उपहार लाए हैं, लॉर्ड वुहेंग। लोग एक के बाद एक बोलते रहे और अपना अपना मामला बताते रहे। वुहेंग ने प्रत्येक को धन्यवाद दिया और बहुत विनम्र रहे।
द्वीप पर बहुत अधिक जनसंख्या नहीं थी और युद्ध के बाद तो वहां और भी कम लोग रह गए। क्या यह ठीक हो सकता है? और गोल्ड और सिल्वर द्वीप की प्रतिष्ठा और स्थिति इन व्यापारियों और उनके कारवां द्वारा बताई जानी थी। एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और रवैया बनाए रखना वास्तव में आवश्यक था। वुहेंग ने मिनी को आगंतुकों के व्यापारी समूहों के नाम नोट करने को कहा, सबको दूर भेजने से पहले। जब चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभी लोग चले गए, वुहेंग और मिनी ने कंकालों और 4 बख्तरबंद वाहनों की एक बड़ी टुकड़ी का नेतृत्व करने से पहले एक बार फिर कमरे की स्थिति की समीक्षा की। संपत्ति के लिए औपचारिक रूप से संपत्ति की सुरक्षा का प्रभार संभालने के बाद बंदूकधारी कंकालों की कतारें शहर की दीवारों पर खड़ी हो गईं और बख्तरबंद गाड़ियां विशाल प्रांगण में खड़ी थीं, जो अब मिनी के बगीचे और फूलों की क्यारियों के बीच नहीं था। इस जगह ने वुहेंग को ज़ॉम्बी वर्ल्ड की याद दिला दी, वह जेल जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। एक छोटे शहर की तरह यह अंदर से अच्छी तरह सुसज्जित था और इसकी सुरक्षा काफी मजबूत थी। यदि समुद्री डाकू दोबारा हमला भी करें तो वे संभवतः दीवारों के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। गुरुजी, हमें इन कीमिया कंकालों को कहां रखना चाहिए?